बच्चों, यस सर, वेरी वेलकम वेलकम टू दी अनदर चार्ट रिवीजन ऑफ सीए फाइनल, सीएमए फाइनल, सीएमए फाइनल। मैं आप सभी को एक बात बता दूं, देखिए आईएफओएस की जब बात आती है ना, तो इस टाइम पे हर बार आपको लोग कहेंगे कि गिफ्ट इंपॉर्टेंट है, डिविडेंड इंपॉर्टेंट है। नहीं, मैं इस बार कहूंगा एलआईपी वाला प्रोविजन पढ़ के जाना। एलआईपी वाला प्रोविजन इंपॉर्टेंट है। आगे चार्ट रिवीजन के अंदर में हम एलआईपी को बहुत डिटेल में भी डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ क्वेश्चन भी देखेंगे। इसके साथ आप सभी को मैं बता दूं कि क्या सिर्फ इतना सा चार्ट रिवीजन करके आपका रिवीजन सारा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा? क्या? बिलीव मी, रिवीजन हो जाएगा, अमेंडमेंट इसके अंदर में कवर हो जाएगा। बट अगर आप डिटेल में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, राइट, तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा रेगुलर या फास्ट ट्रैक आपने लेना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर में अमेंडमेंट्स के साथ साथ क्वेश्चन भी कंप्लीट किए गए हैं, इसका इंप्लीमेंटेशन भी बताया गया है, और वही चीज अल्टीमेटली एग्जाम के अंदर में काम भी आती है। मैंने बहुत सारे चार्ट रिवीजन जिनमें अमेंडमेंट नहीं है वो भी अपडेट कर दिया है, और बहुत सारे चार्ट रिवीजन हम लोग ऑन अ डेली बेसिस अपडेट करने जा रहे हैं। एट द सेम टाइम मैंने सीए फाइनल का एबीसी एनालिसिस भी हमारे चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया है, तो आप एबीसी एनालिसिस भी देख लीजिएगा। यस और नो, राइट? तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस की ओर। यस मालिक? तो चलो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 6 के ऊपर। यस, चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन 56। सेक्शन 56 क्या कहता है? सेक्शन 56 में दो बातें, 56(1), 56(2). 56(1) कहता है द इनकम विच इज नॉट एग्जम्प्ट एंड नॉट कवर्ड इन एनी अदर हेड विल बी कवर्ड इन आईएफओएस। सो 56(1) कहता है द इनकम ऑफ एवरी काइंड विच इज नॉट एग्जम्प्ट, ऐसी इनकम जो एग्जाम नहीं है और ना ही क्या है बेटा, चार्जेबल टू टैक्स इन एनी अदर हेड विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ आईएफओएस, विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ आईएफओएस। यस और नो? और 56(2) कहता है कुछ इनकम स्पेसिफिकली कहाँ टैक्सेबल होगी? आईएफओएस में ही टैक्सेबल होगी। आइए सबसे पहले बात करते हैं रेंट फ्रॉम अ वेकेंट प्लॉट। रेंट फ्रॉम अ वेकेंट प्लॉट, एक वेकेंट प्लॉट से आने वाला रेंट हमेशा कहाँ जाता है? आईएफओएस में ही आता है, क्योंकि अगर इस पे लैंड और बिल्डिंग अपॉर्चुनेट देयर टू हो जाए तो वो कहाँ जाता है? एचपी में जाता है। दूसरा, कंपोजिट रेंट नॉट सेपरेबल। मान के चलिए अगर आपको हाउस का रेंट आ रहा है अलॉन्ग विद द रेंट ऑफ फर्नीचर एंड अदर एसेट, तो ये इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी? ये इनकम टैक्सेबल होती है अंडर द हेड ऑफ आईएफओएस ओनली, राइट? क्योंकि आप इसको क्या नहीं कर सकते? सेपरेट नहीं कर सकते। थर्ड आता है आपका डायरेक्टर सिटिंग फीस। डायरेक्टर को मीटिंग अटेंड करने के लिए जो पैसा मिलता है इसको हम कहते हैं डायरेक्टर सिटिंग फीस। ये डायरेक्टर सिटिंग फीस भी कहाँ टैक्सेबल होती है? आईएफओएस में टैक्सेबल होती है। नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम फॉरेन। देखिए एग्रीकल्चर इनकम जो इंडिया से अराइज हुई वो एग्जम्प्ट है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम जो फॉरेन से अराइज हुई ये क्या होता है बेटा? टैक्सेबल होता है। तो इसे कहाँ टैक्स किया जाता है? आईएफओएस में टैक्स किया जाता है। यस और नो? नेक्स्ट आता है आपका इनकम फ्रॉम सबलेटिंग। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को किराए से दिया और बी ने सी को किराए से दिया, तो ए का इनकम एचपी में जाएगा क्योंकि ए इज ओनर, लेकिन बी अगर ओनर नहीं है तो इसका इनकम कहाँ जाएगा बेटा? आईएफओएस के अंदर में जाएगा। द कंसेप्ट इज कॉल्ड एज सबलेटिंग। द कंसेप्ट इज कॉल्ड एज सबलेटिंग। यस। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड। याद रखिए इनकम टैक्स रिफंड इनकम नहीं है। सर इनकम टैक्स रिफंड इनकम क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप इनकम टैक्स पे करते हैं पीजीबीपी में उसका डिडक्शन नहीं मिलता, सेक्शन 40A। तो इनकम टैक्स रिफंड इज नॉट एन इनकम, पर रिफंड लेट आने पे सरकार जो इंटरेस्ट देती है, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड इज एन इनकम। नेक्स्ट आता है आपका इनकम फ्रॉम एमपीएमएलए। एमपीएमएलए को जो इनकम मिल रही है, डेली अलाउंस मिल रहा है, ये टैक्सेबल होता है आईएफओएस में। सर ये सैलरी में क्यों टैक्सेबल नहीं होता? बिकॉज देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, इसी के लिए कहाँ टैक्सेबल होता है? आईएफओएस में टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका सर्टन इनकम विच इज covered here includes advance money forfeited after 1/4/2014। ये बात हम कैपिटल गेन के अंदर में भी पढ़ेंगे और यहाँ पे भी लिखा है। मान के चलिए मैंने आपको प्रॉपर्टी को सेल करने का सौदा कर लिया, राइट, और आपसे 20 लाख रुपीज एडवांस ले लिया और मैंने आपको बोला कि 3 महीने में आप प्रॉपर्टी रजिस्टर कर लीजिए, और अगर 3 महीने में आपने प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं की तो ये जो एडवांस है मैं क्या कर लूंगा? फॉरफिट कर लूंगा। 3 महीने का समय खत्म हुआ, आप प्रॉपर्टी को रजिस्टर नहीं कर पाए, अब ये जो एडवांस है ये मैंने क्या कर लिया? फॉरफिट कर लिया। दिस 20 लाख if forfeited after 1/4/2014 it will be taxable under the head of IFOS. It will be taxable under the head of IFOS. नेक्स्ट आता है बेटा आपका
इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन, एनहांस कंपनसेशन। यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा है इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन, एनहांस कंपनसेशन। नीचे आएंगे तो आपको ये एक और चीज दिख जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन, एनहांस कंपनसेशन। देखिए क्या होता है, सरकार जब भी कंपलसरी एक्विजिशन करती है, सरकार जब भी कंपलसरी एक्विजिशन करती है तो सरकार इसके ऊपर आपको क्या देती है, कॉम्पनसेशन देती है। लेकिन कई बार कॉम्पनसेशन लेट हो जाता है, जिसके चक्कर में आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। ये इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन, एनहांस कंपनसेशन जिस साल मिला उस साल टैक्सेबल एज पर सेक्शन 145B। तो सेक्शन 145B कहता है इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन, एनहांस कंपनसेशन उस साल टैक्सेबल जिस साल रिसीव हुआ, एंड जितना रिसीव हुआ इसमें से 50% इज अलाउड एज डिडक्शन। सो मान लीजिए 3 अलग अलग सालों का मिला के मुझे यहाँ पे 3 लाख रुपीज रिसीव हुए इस करंट ईयर में, तो 3 लाख रुपीज इस साल में टैक्सेबल होंगे, इसमें से 50% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा एंड नेट टैक्सेबल अमाउंट होगी 1,50,000। सो इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन, एनहांस कंपनसेशन इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट एंड 50% इज अलाउड एज डिडक्शन irrespective of the year to which it pertains। अब जरा ध्यान से एक और बात सुनिएगा, 50% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने के बाद कोई और खर्चे का आपको डिडक्शन नहीं मिलता। तो इंस्टीट्यूट के कुछ क्वेश्चंस है जिसके अंदर में आप देखेंगे कि वहां पे लीगल एक्सपेंसेस दिया है, ब्रोकरेज दिया है, कमीशन दिया है, ये सब नहीं मिलता। सीधा जितना इंटरेस्ट आया वो लेने का, इसमें से 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर देने का, गेम ओवर। लीगल एक्सपेंसेस, ब्रोकरेज, कमीशन एटसेट्रा ये सब किसी चीज का डिडक्शन मिलने वाला नहीं है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। चलिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, एक लिस्ट पढ़ रहे हैं 56(1), 56(2). 56(1) कहता है जो इनकम कहीं और नहीं जाती एंड एग्जम्प्ट भी नहीं है वो IFOS में आती है। 56(2) बताता है कुछ इनकम सिर्फ यहीं टैक्सेबल होगी, राइट, जिसके हमने कई सारे पॉइंट को ऑलरेडी क्या कर दिया, डन कर दिया। अब आते हैं आगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ और इनकम भी दी हुई है, उन इनकम को एक एक करके भी हमें क्या करना होगा, देखना होगा। बट उसके पहले फॉलोइंग इनकम शैल बी टैक्सेबल अंडर दिस हेड इफ नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ PGBP। कुछ इनकम अगर PGBP में टैक्सेबल नहीं है तो IFOS में टैक्सेबल है। पहला, इंटरेस्ट ऑन लोन और सिक्योरिटी। देखिए पैसा लोन पे देना ये आपका बिजनेस भी हो सकता है, तो अगर पैसा लोन पे देना आपका बिजनेस हुआ तो आने वाला इंटरेस्ट इनकम आपके लिए PGBP इनकम बनेगा। लेकिन अगर लोन पे देना आपका बिजनेस नहीं है तो यही इंटरेस्ट आपके लिए क्या बन जाएगा, IFOS बन जाएगा। तो मान के चलो सिक्योरिटी पे आपने इन्वेस्टमेंट किया, उस पर इंटरेस्ट आया, आपने डिबेंचर बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, उस पर इंटरेस्ट आया, सेविंग बैंक अकाउंट से आपको इंटरेस्ट आया, FD से आपको इंटरेस्ट आया, ये सारे इंटरेस्ट अगर PGBP में टैक्सेबल नहीं है तो कहाँ टैक्सेबल है, IFOS में। सेकंड, इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर किराए पे देना ये आपका रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी भी हो सकता है। अगर ये आपका रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी है PGBP में टैक्सेबल होगा, नहीं तो IFOS में टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट, सम रिसीव्ड अंडर द कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग सम बाय वे ऑफ बोनस। अगर कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी का जो पैसा है वो आपके घर वालों को मिलता है तो ये कहाँ टैक्सेबल होता है, IFOS में टैक्सेबल होता है। रॉयल्टी इनकम अगर PGBP में टैक्सेबल नहीं है, IFOS में टैक्सेबल होगी। एनी कंपनसेशन or other payment received by any person in connection with termination of his employment or modification of terms of employment। अगर मान करके चलिए एम्प्लॉयर के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति से आपको क्या मिला, कंपनसेशन मिला फॉर एम्प्लॉयमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा IFOS के अंदर में। इसको आराम से समझते हैं। मान के चलिए मैं X कंपनी के अंदर में वर्क कर रहा था। कौन सी कंपनी के अंदर में वर्क कर रहा था, X कंपनी के अंदर में विजय क्या कर रहा था, काम कर रहा था। X अमलगमेटेड इनटू XY, X अमलगमेटेड इनटू XY, पर XY ने मेरे को ऑफर ही नहीं दिया ज्वाइन करने के लिए, रादर उनने मेरे को कंपनी से निकाल दिया और उसके लिए क्या पे किया, कॉम्पनसेशन पे किया फॉर नॉट कीपिंग मी इन द न्यू ऑर्गेनाइजेशन। यस और नो। अब अगर मेरे को X से मिलता तब तो ये सैलरी में चल जाता, वाई, बिकॉज देयर इज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। यस और नो। अब यहाँ मुझे ये जो कॉम्पनसेशन मिला फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स ऑफ माई कॉन्ट्रैक्ट, ये किससे मिला, अदर देन एम्प्लॉयर से मिला, इसी के लिए ये अमाउंट मेरे लिए कहाँ टैक्सेबल होगी, IFOS में टैक्सेबल होगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट। सो अगर मुझे कंपनसेशन मिला लेकिन ऐसे व्यक्ति से मिला जो मेरा एम्प्लॉयर नहीं है पर इन टर्म्स ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो यही चीज कहाँ टैक्सेबल हो जाएगी, IFOS के अंदर में टैक्सेबल हो जाएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है मालिक, यस और नो। नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेज। देखिए जब भी एसएससी के घर पे रेड पड़ती है या एसएससी के ऊपर असेसमेंट होता है, डिपार्टमेंट सबसे पहले आपसे पूछता है कि भैया बताओ ये इनकम कहाँ से कमाई। अगर ये इनकम कहाँ से कमाई ये आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो इसे इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेज कहा जाता है। यस और नो। इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेज आपका कहाँ टैक्सेबल हो जाता है, IFOS के अंदर में टैक्सेबल हो जाता है। यस। एंड लास्ट, इशू ऑफ शेयर जो है ये अब एग्जिस्ट नहीं करता तो ये आप कट कर दीजिए, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम अब लॉ एप्लीकेबल नहीं है तो आप इसे कट कर सकते हैं। यस और नो। अब अगर आप इस पूरी लिस्ट को ध्यान से देखेंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको हमें डिटेल डिस्कशन करना है और जो इंपॉर्टेंट भी है। पहला कैजुअल इनकम, दूसरा गिफ्ट, तीसरा डिविडेंड, चौथा फैमिली पेंशन,
ये वो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट भी है। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कहाँ के, गिफ्ट की प्रोविजन से। आइए शुरुआत करते हैं गिफ्ट के प्रोविजन की। गिफ्ट आईएफएस में अगर सबसे ज्यादा कुछ पूछा जाता है तो वो गिफ्ट का ही प्रोविजन है, और गिफ्ट ही सबसे ज्यादा चलता भी है। ओके, गिफ्ट के अंदर में सबसे पहली चीज जो मैंने आपको लेक्चर, फास्ट ट्रैक लेक्चर और रेगुलर लेक्चर के अंदर में भी बताई है कि गिफ्ट में सबसे पहले ये मत देखो कि कितना मिला, सबसे पहले ये देखो कि क्या मिला। क्योंकि अगर रिसीव होने वाला असेट कैपिटल असेट की डेफिनेशन में नहीं आ रहा है तो वो गिफ्ट बोल के टैक्सेबल ही नहीं हो सकता। सो इट शुड बी कवर्ड विद इन द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी, इट शुड बी कवर्ड विद इन द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी। सो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है, सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है कि क्या ये प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आ रहा है या प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं आ रहा। इधर आइए, बाजू में आपको प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में लिखी हुई है। अगर ये कैपिटल एसेट है तो ही गिफ्ट की प्रोविजन एप्लीकेबल है, नहीं तो गिफ्ट की प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं है मालिक। चलो, सो कैसे याद रख सकते हैं, इस जड़पास वेड़ा, इस जड़पास वेड़ा, ध्यान से सुनिएगा, इस जड़पास वेड़ा आए इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो गिफ्ट की प्रोविजन कंसिडर करने के लिए अगर किसी ने मुझे क्या दिया है, इमूवेबल प्रॉपर्टी दिया है, तो मैं इसे कंसिडर कर सकता हूं, बिल्कुल। एस शेयर्स एंड सिक्योरिटी, मैं इसे कंसिडर कर सकता हूं, बिल्कुल, राइट। थर्ड, जे ज्वेलरी कंसिडर हो सकता है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, डी ड्राइंग, पी पेंटिंग, ए एनी वर्क ऑफ आर्ट, एस स्कल्पचर्स। सो आई मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी, एस मतलब शेयर्स, जड़पास मतलब ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट, एंड लास्ट वीडीए। व्हाट डू यू मीन बाय वीडीए? वर्चुअल डिजिटल एसेट का मतलब होता है या तो क्रिप्टो करेंसी या तो एनएफटीज। अब इसके अलावा अगर मुझे कोई भी और असेट मिल रहा है तो वो गिफ्ट के प्रोविजन में आता नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके सीए फाइनल क्लियर करने पे आपके डैड ने आपको कार गिफ्ट करी, क्या ये टैक्सेबल होगी? द आंसर इज नो। दो रीजन की वजह से। पहला रीजन, कार इज ए कैपिटल एसेट, इसे कैपिटल एसेट में कवर नहीं किया जा रहा है, इसलिए वो गिफ्ट में कवर नहीं है। दूसरा, रिलेटिव से मिला इसलिए भी वो टैक्सेबल नहीं है। गेटिंग द पॉइंट मालिक? सर मान के चलिए बाबू सोना जादू टोना ने आईफोन 17 गिफ्ट किया, आपके सीए फाइनल क्लियर होने पे आपके बाबू सोना जादू टोना ने आईफोन 17 गिफ्ट किया, क्या ये टैक्सेबल है? द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट कवर्ड विद इन द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो अगर ये प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में है तो ही ये गिफ्ट बोल के टैक्सेबल है, नहीं तो मालिक ये गिफ्ट बोल के टैक्सेबल नहीं है। ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? यस, ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सो पहला, आप काय में कवर होने चाहिए? प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में कवर होने चाहिए। दूसरा, किससे मिला, ये काम की चीज है, क्योंकि सर्टेन गिफ्ट टैक्सेबल नहीं है, और वो इंपॉर्टेंट चीज है। इधर लिखा है गिफ्ट रिसीव फ्रॉम फॉलोइंग इज एग्जम्प्ट। इन लोगों से अगर गिफ्ट मिल रहा है तो ये टोटली एग्जम्प्ट है। पहला, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम एनी रिलेटिव, किसी भी रिलेटिव से अगर आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है तो ये बिल्कुल टैक्सेबल नहीं है, चाहे कोई ओकेजन हो या कोई ओकेजन ना हो। आपको अगर रिलेटिव से गिफ्ट मिल रहा है तो वो टोटली एग्जम्प्ट है। अब गिफ्ट में रिलेटिव में कौन कौन आ गया, इधर ध्यान से देखिए, इधर कवर्ड है। रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन कौन आ गया? सर बेसिकली रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन आती है? स्पाउस। सो मेरी वाइफ कवर हो जाएगी। ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल और स्पाउस, मेरे भाई बहन, उसके भाई बहन, दोनों कवर हो गए रिलेटिव के डेफिनेशन में। ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ इंडिविजुअल, है ना, आइदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ इंडिविजुअल बोला, मतलब मेरे पप्पा कवर हो गए, मेरी मम्मी कवर हो गई, मेरे पप्पा के भाई बहन कवर हो गए, मेरे मम्मी के भाई बहन कवर हो गए। मतलब बेसिकली मेरे साला साली कवर हो गए, मेरे मम्मी पापा कवर हो गए, चाचा ताऊ कवर हो गए, यस और नो, बुआ कवर हो गई, मामा कवर हो गए, मासी कवर हो गई। एनी लीनियल असेंडेंट डिसेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल और स्पाउस, उसके पेरेंट्स कवर हो गए, हम दोनों के बच्चे कवर हो गए, लीनियल असेंडेंट डिसेंडेंट इसके अंदर में कवर हो गए। स्पाउस ऑफ द पर्सन रेफर टू इन क्लॉज 2 to 6, इनसे वाइफ भी कनेक्ट हो गई। फॉर एग्जाम्पल मेरी भाभी कवर हो गई, मेरा ब्रदर वॉज अ रिलेटिव, उनके स्पाउस। मेरे जीजू कवर हो गए, मेरी सिस्टर के हस्बैंड बिल्कुल कवर हो गए। साले की वाइफ कवर हो गई, साली के हस्बैंड कवर हो गए, यस और नो। मामी कवर हो गई, फूफड़ कवर हो गए, यहाँ पे मासा कवर हो गया, और मामी कवर हो गई। ये सारे इनके रिलेटिव भी क्या हो गए? कवर हो गए। एचयूएफ के केस में कोई भी मेंबर क्या माना जाएगा? रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। बेसिकली कौन रिलेटिव नहीं है ये ध्यान दे दीजिए। कौन रिलेटिव में नहीं आता? सबसे पहले फ्रेंड, है ना, आपका क्लोज फ्रेंड रिलेटिव नहीं है, यस और नो। सर ये मेरा भाई है, रिलेटिव नहीं है। सर वो मेरे दोस्त है, रिलेटिव नहीं है। सेकंड, कजिन, है ना,
चाचा के लड़के, ताऊ के लड़के, मामा के लड़के, बुआ के लड़के, ये आपके बहुत बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, लेकिन ये आपके रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आते। पेरेंट्स के कजिन, पेरेंट्स के जो कजिन है वो भी रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आते। ये तीन वो है इंस्टीट्यूट जिसको सबसे ज़्यादा पूछता है। गेटिंग द पॉइंट? यस। चलो वापस आते हैं यहाँ पे, हम क्या पढ़ रहे हैं, लिस्ट पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से गिफ्ट टैक्सेबल नहीं है। तो सबसे पहले कौन कौन से गिफ्ट टैक्सेबल नहीं है दोस्त? एक जो किसी भी रिलेटिव से मिले हुए हैं वो टैक्सेबल नहीं है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो इररिलेवेंट। तो गिफ्ट का प्रोविजन पढ़ते वक्त हमें सबसे पहले देखना है क्या मिला है, अगर वो कैपिटल सेट नहीं है टैक्सेबल ही नहीं है। दूसरा किससे मिला है, राइट? अगर गिफ्ट रिसीव हुआ है ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ इंडिविजुअल, अगर इंडिविजुअल के मैरिज पे रिसीव हुआ, चाहे वो रिलेटिव से रिसीव हुआ या नॉन रिलेटिव से रिसीव हुआ, डजंट मैटर, अगर वो मैरिज ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के मैरिज पे रिसीव हो रहा है तो भैया टोटली एग्जाम, इसकी वैल्यू कुछ भी हो। यस और नो? अभी कोई नालायक मुझसे पूछ सकता है सर मेरी शादी हुई तो गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज बोला है, उसी लड़की से हुई या दूसरी लड़की से, ये डिपेंड करता है। यस और नो? पर शादी में मिला हुआ गिफ्ट टोटली क्या है बेटा? एग्जाम्प्ट है। नेक्स्ट, किसी विल में आपको मिल रहा है तो एग्जाम्प्ट है, इनहेरिटेंस में मिल रहा है तो एग्जाम्प्ट है, इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ मिल रहा है तो एग्जाम्प्ट है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए मुंबई में एक फ्लाईओवर गिर गया और एक आदमी मर गया, इसका कॉम्पनसेशन मिला, ये कॉम्पनसेशन जिसको मिल रहा है ये एज गुड एज गिफ्ट माना जाता है बिकॉज विदाउट कंसिडरेशन है। बट ये मिला कैसे है? इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, किसी की डेथ के ऊपर मिला है, टोटली एग्जाम्प्ट। लोकल अथॉरिटी से मिला है, मान के चलिए यही कॉम्पनसेशन बीएमसी दे देता, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो भी एग्जाम्प्ट होता। किसी फंड से मिला है, यूनिवर्सिटी से मिला है, इंस्टीट्यूशन से मिला है जो 1023 में कवर्ड है या 12AB के अंदर में कवर्ड है या 1023C के रिस्पेक्टिव क्लॉज में कवर है। बेसिकली फंड इंस्टीट्यूशन जो रजिस्टर्ड है, अगर उनने आपको कोई भी गिफ्ट दिया है तो ये टोटली एग्जाम्प्ट है। ऐसे ट्रांजैक्शन में मिला है जिसे ट्रांसफर ही नहीं माना जाता अंडर सेक्शन 47। फॉर एग्जाम्पल एमलगमेशन, एमलगमेशन हुआ, एमलगमेशन में जिसको एसेट मिल रहे हैं उसके हाथ में गिफ्ट की प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। डीमर्जर, जो रिजल्टिंग कंपनी है इसके हाथ में गिफ्ट की प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। यस और नो? तो इन ट्रांजैक्शन जो 47 के अंदर में कवर्ड है उनके अंदर में गिफ्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है और नो गिफ्ट इज टैक्सेबल। फ्रॉम एन इंडिविजुअल बाय अ ट्रस्ट क्रिएटेड स्टैब्लिश सोनली फॉर द बेनिफिट ऑफ सच रिलेटिव। सर अगर इंडिविजुअल को मिला है ऐसे ट्रस्ट से जो उसके बेनिफिट के लिए ही क्रिएट किया गया है तो ये गिफ्ट टैक्सेबल नहीं है, चाहे रिलेटिव से मिले या रिलेटिव ने ट्रस्ट को दिया और ट्रस्ट आपको दे तो भी ये टोटली क्या है बेटा? एग्जाम्प्ट। रिसीव फ्रॉम सच क्लास और क्लास ऑफ पर्सन एज में बी प्रिस्क्राइब, तो क्लास ऑफ पर्सन कौन से प्रिस्क्राइब है वो देखिए। पहला, रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल फ्रॉम एनी पर्सन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट रिलेटेड टू कोविड-19, कोविड-19 की ट्रीटमेंट करने के लिए अगर किसी भी व्यक्ति से मिले, ट्रीटमेंट करने के लिए किसी भी व्यक्ति से मिले, टोटली एग्जाम्प्ट, टोटली एग्जाम्प्ट। बस नोटिफिकेशन नंबर 91 2022 कहता है कि आपको कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट एज अ डॉक्यूमेंट रखना है एंड सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट रखना है मेडिकल डायग्नोसिस के। बेसिकली डॉक्यूमेंट मेंटेन कर लो, जितना कोविड-19 की ट्रीटमेंट के लिए मिला टोटली एग्जाम्प्ट। यस और नो? बस एक बात याद रखना, ये डिटेल आपको फर्निश करनी है डिपार्टमेंट को विद इन 9 मंथ्स, 9 मंथ्स के अंदर में आपको इसको क्या करना है? फर्निश करनी है। यस और नो? ओके। फर्दर, रिसीव्ड बाय फैमिली मेंबर ऑफ अ डिसीज्ड, एम्प्लॉयर से मिले विदाउट एनी लिमिट, अदर पर्सन से मिले अप टू 10 लाख वेयर द कॉज ऑफ डेथ इज कोविड-19। अगर कोविड-19 से डेथ हो गई, इस डेथ के बाद अगर एम्प्लॉय के घर वालों को पैसा मिल रहा है, एम्प्लॉयर से मिल रहा है कितना भी अमाउंट, टोटली एग्जाम, बिकॉज द डेथ का रीजन क्या होना चाहिए? कोविड-19। एम्प्लॉयर के अलावा किसी और से मिल रहा है, मैक्सिमम 10 लाख तक का एग्जाम रहेगा, उसके ऊपर का क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। याद रखें, पेमेंट आपको रिसीव होना चाहिए विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ, डेथ की डेट से 12 महीने के अंदर में पेमेंट होना चाहिए एंड कुछ और कंडीशन है जो सेटिस्फाई करनी है। ये अदर कंडीशन क्या है? वही आपका डेथ होना चाहिए विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ टेस्टिंग कोविड पॉजिटिव, कोविड-19 की पॉजिटिव रिपोर्ट होनी चाहिए और आपके पास मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए कि डेथ का रीज़न क्या है? कोरोना वायरस। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो टोटली एग्जाम्प्ट है और ये सारी डिटेल आपको किसको सबमिट करनी है? एओ को विद इन 9 मंथ्स। क्लियर है? सो अगर आप ध्यान से देखेंगे मोटे मोटे तौर पे ये जितने भी गिफ्ट एग्जाम्प्ट है इसमें से याद क्या क्या रखना है? एक, गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, टोटली एग्जाम। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव, टोटली एग्जाम। तीसरा, कोविड-19 वाला याद रखिए, कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए पैसा मिला, किसी से भी मिला, टोटली एग्जाम।
कोविड-19 से मरने के बाद मिला, एम्प्लॉयर से मिला अनलिमिटेड एग्जाम, अदर पर्सन से मिला 10 लाख तक का एग्जाम। ये 3 से 4 पॉइंट याद रखिए, इससे ऊपर याद नहीं रखना। इज दैट डन? चलिए, फैमिली मेंबर्स मतलब कौन? स्पाउस, चिल्ड्रंस, पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल इसके अंदर में कवर होते हैं। वापस से आता हूं मैं इधर। गिफ्ट की प्रोविजन को पढ़ने से पहले मैंने क्या बोला? सबसे पहली चीज ये देखो कि क्या वो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आता है क्या। दूसरा चीज देखो किससे मिल रहा है। तीसरी चीज अब वैल्यू के ऊपर आओ। गिफ्ट किससे रिलेटेड वैल्यूज समझते हैं। गिफ्ट में बेसिकली आपको तीन ही चीजें मिल सकती है। गिफ्ट में बेसिकली आपको तीन ही चीजें मिल सकती है, मूवेबल एसेट, इमूवेबल एसेट एंड मनी। अगर आपको मनी रिसीव्ड हो रहा है फ्रॉम पर्सन और पर्सन इन एक्सेस ऑफ 50,000 द होल अमाउंट इज टैक्सेबल। एक व्यक्ति से मिले, अनेक व्यक्ति से मिले, एग्रीगेट अमाउंट 50,000 से ऊपर मिल रहा है, द होल अमाउंट इज टैक्सेबल। तो मान के चलिए एक दोस्त मेरे दर्शन सर ने मेरे को क्या दे दिया? 60,000 रुपीज दे दिया कैश में। होल 60,000 इज, बोलो, होल 60,000 इज टैक्सेबल। मान लो मेरे दो दोस्तों ने मिलकर के मुझे दिया, फॉर एग्जाम्पल करण सतीजा सर ने 30 दिया और दर्शन सर ने 30 दिया, पर दोनों का एग्रीगेट मिला के भी 50 हो रहा है। द होल 50,000 इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ विजय। ठीक है सर। इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन और रिसीव फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर विदाउट कंसिडरेशन मिल रही है, फॉर एग्जांपल मेरे ससुर जी ने मेरे नाम पे क्या कर दी? एक प्रॉपर्टी लिख दी, यस और नो। अब मुझे कोई कंसिडरेशन पे करना पड़ा मेरे ससुर जी को? द आंसर इज नो। अगर मुझे मेरे ससुर जी को कोई कंसिडरेशन पे नहीं करना पड़ा, हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा क्या उस प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, एसडीवी। एसडीवी का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। अगर उस प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से एक्सीड करती है तो होल स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज टैक्सेबल। तो मेरे ससुर जी ने जो मेरे नाम पे करी प्रॉपर्टी वो कितने की थी? 70,000 की थी। तो मेरे को सबसे पहली बात पूरे 70,000 रुपीज क्या हो जाने चाहिए? टैक्सेबल हो जाने चाहिए। बट अब यहाँ पे एक और बात सोचिए, क्या वो मिली मेरे ससुर जी से? हाँ या हाँ? हाँ, वो टोटली एग्जाम्प्ट हो जाएगी। सो वैल्यू वाइज गेम समझ में आया क्या? वैल्यू वाइज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर से 50,000 से ऊपर है तो वो टैक्सेबल होनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम हमें तुरंत ये भी देखना पड़ेगा मिलेगी किससे है। तो पहले मिली क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी, यस। मिली किससे है? रिलेटिव से। वैल्यू कुछ भी हो, टोटली एग्जाम्प्ट। यही मेरे ससुर जी की जगह ससुर जी के कजिन ब्रदर ने दी होती और उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 70,000 होता, पूरे 70,000 टैक्सेबल होते। आर यू गेटिंग द पॉइंट? नेक्स्ट आता है विदाउट कंसिडरेशन। ये बेसिकली आपने 50C के साथ पढ़ना चाहिए और 50C में मैंने आपको ये पढ़ाया भी है। जिन बच्चों ने रेगुलर और फास्ट ट्रैक लिया है उनने देखा होगा कि हमने एक सुपर इंटरलिंकिंग बनाया था कि एक्चुअली ये गिफ्ट का ट्रांजैक्शन नहीं है, ये परचेज ट्रांजैक्शन है, पर इसको गिफ्ट माना जा रहा है। तो मान करके चलो, इधर देखना मैं एक सुपर इंटरलिंकिंग बनाता हूं, राइट। एक सेलर है, सपोज कीजिए विजय सेलर, राइट, और यहां पे लेट से केस करण सर इज अ बायर। अब अंडरस्टैंड करना, विजय सर के हाथ में सेक्शन 50C आता है। 50C क्या बोलता है? अगर लैंड एंड बिल्डिंग, अज्यूम कीजिए प्रॉपर्टीज लैंड एंड बिल्डिंग, अगर लैंड एंड बिल्डिंग आप ट्रांसफर कर रहे हैं एंड इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड 110% ऑफ कंसिडरेशन, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो मान के चलिए कंसिडरेशन 50 लाख है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 60 लाख है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर कैपिटल गेन कितना पकड़ा जाएगा? 60 लाख। Why? Because stamp duty value exceed 110% of consideration. केएस के हाथ में क्या ये जो एक्विजिशन हुआ है ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में हुआ है? क्या केएस के हाथ में जो एक्विजिशन हुआ है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में हुआ है? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इनएडिक्वेट कंसिडरेशन? इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू exceeds higher of, if the stamp duty value minus consideration exceeds 50,000 and 10% of consideration, अगर डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन डिफरेंस एक्सीड कर रहा है 50,000 से भी एंड 10% ऑफ कंसिडरेशन से भी, डिफरेंस एक्सीड कर रहा है 50,000 से भी एंड 10% ऑफ कंसिडरेशन से भी, होल डिफरेंस इज टैक्सेबल टू केएस। फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी थी बेटा? 60 लाख, कंसिडरेशन कितना था बेटा? 50 लाख, डिफरेंस कितना आया? 10 लाख। क्या ये डिफरेंस 10% ऑफ कंसिडरेशन से ऊपर है? यस। क्या ये 50,000 से भी ऊपर है? यस। तो यहाँ पे केएस के हाथ में 10 लाख क्या हो जाएंगे? गिफ्ट बोल के टैक्सेबल हो जाएंगे। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर यहाँ तो विजय को भी 10 लाख पे टैक्स देना पड़ रहा, केएस को भी एक्स्ट्रा 10 लाख पे टैक्स देना पड़ रहा, सर ये तो डबल टैक्सेशन हो गया ना। मुन्ना ना,
इनकम टैक्स में डबल टैक्सेशन तब होता है जब सेम व्यक्ति सेम इनकम पे 2 बार टैक्स भरे। यहाँ पर्सन अलग है, यहाँ बायर और सेलर 2 अलग अलग व्यक्ति है, इसीलिए ये डबल टैक्सेशन नहीं माना जाता। हाँ, विजय के हाथ में कैपिटल गेन आएगा क्योंकि वो प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, सेक्शन लगेगा 50C। इंटरलिंकिंग, जो बाय कर रहा है उसके हाथ में 56(2)(10) लगेगा। सर ये गिफ्ट नहीं है, हाँ ये गिफ्ट नहीं है, इसे गिफ्ट माना जा रहा है कि अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में परचेज किया तो डिफरेंस को भी हम क्या मानेंगे, गिफ्ट मानेंगे। बट डिफरेंस क्या होना चाहिए, इट मस्ट एक्सीड 50,000 एंड 10% ऑफ कंसिडरेशन, तो होल डिफरेंस को हम क्या मानेंगे, गिफ्ट मानेंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। अब आता है तीसरा, मूवेबल प्रॉपर्टी अगर दे रहे हैं तो मूवेबल प्रॉपर्टी अगर विदाउट कंसिडरेशन मिली, फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ऊपर जा रहा है, होल फेयर मार्केट वैल्यू इज टैक्सेबल। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, अगेन परचेज ट्रांजैक्शन, डिफरेंस 50,000 से ऊपर जा रहा है, होल डिफरेंस इज टैक्सेबल। फॉर एग्जाम्पल ₹1,00,000 के शेयर्स थे, मैंने उसे 40,000 में बाय कर लिए। ₹1,00,000 के शेयर्स थे, मैंने कितने में बाय किए, 40,000। सबसे पहले सेलर के हाथ में कैपिटल गेन आएगा ₹1,00,000, बायर के हाथ में, वेदर द डिफरेंस एक्सीड 50,000, यस, द होल डिफरेंस इज टैक्सेबल एज गिफ्ट, द होल डिफरेंस इज टैक्सेबल एज गिफ्ट इन द हैंड्स ऑफ बायर। तो अगेन यहाँ पे जो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन लिखा है ये बेसिकली परचेस है जो मार्केट वैल्यू पे नहीं किया गया है। बेसिकली ये क्या है, परचेस है जो मार्केट वैल्यू पे नहीं किया गया है। गेटिंग द पॉइंट मालिक? यस और नो? तो चलो वन मोर टाइम, गिफ्ट के 3 प्रोविजन, मनी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी। सबसे पहले गिफ्ट के अंदर में क्या देखना है, क्या मिला। जो मिला अगर वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं है, इस जड़ पास वीडीए में नहीं है, तो वो गिफ्ट के प्रोविजन में है ही नहीं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? पॉइंट नंबर 1, वो कैपिटल एसेट होना जरूरी है। कैपिटल एसेट नहीं है, उस पर गिफ्ट आएगा ही नहीं। दूसरा, किससे मिला वो देखना पड़ेगा, राइट? अगर मिला वो एग्जम्पशन लिस्ट के अंदर में कवर हो रहा है तो गिफ्ट की वैल्यू कुछ भी हो इररिलेवेंट। और तीसरा, कितना मिला, कितने मिले में हमें 3 चीजें कंसिडर करनी है। मनी अगर मिला होगा फ्रॉम पर्सन और पर्सन, इन एग्रीगेट 50,000 से ऊपर जा रहा है, होल डिफरेंस इज टैक्सेबल। दूसरा, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में 2 बात, विदाउट कंसिडरेशन, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन अगर बोलो जल्दी से, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 के ऊपर जा रही है तो होल स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज टैक्सेबल। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, इफ द डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन एक्सीड हायर ऑफ 50,000 and 10% of consideration, whole difference is taxable, whole difference is taxable। यहाँ डबल टैक्सेशन हो रहा है क्या? नहीं, क्योंकि पर्सन अलग अलग है। तीसरा, मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर में अगेन 2 बातें, विदाउट कंसिडरेशन इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड 50,000, सॉरी, इफ फेयर मार्केट वैल्यू एक्सीड 50,000, होल फेयर मार्केट वैल्यू इज टैक्सेबल। और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन का डिफरेंस अगर 50,000 से ऊपर जा रहा होगा, होल डिफरेंस इज टैक्सेबल। क्लियर है मालिक? ओके, इधर आ जाओ। सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हमें कब की लेना है? सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हमें कब की लेना है? सर जी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हम जनरली डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की लेते हैं, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट भी लिया जा सकता है अगर कंसिडरेशन या पार्ट देयर ऑफ पे किया हो एज ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट एंड सच कंसिडरेशन इज पेड बाय वे ऑफ अकाउंट पे, चेक, ड्राफ्ट, ईसीएस और अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो ये 50C वाला प्रोविजन है जो यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट दिया हुआ है। इज दैट डन? यस मालिक? हाँ, गिफ्ट के ऊपर कुछ मैंने क्वेश्चंस रखे हुए हैं। कहाँ रखे हुए हैं मालिक? इधर अपने एमआरपी के ऊपर रखे हुए हैं। वो क्वेश्चन आपने जरूर सॉल्व करने। इसमें इंपॉर्टेंट नॉट इंपॉर्टेंट मैंने खुद एमआरपी के अंदर में ही लिख के दिया है, तो वो एक बार देख लेना। फिर आते हैं कुछ रेसिडुअल इनकम। फॉलोइंग इनकम ऑफ एमपीएमएलए इज एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 1017। डेली अलाउंस एग्जाम्प्ट है, कॉन्स्टिट्यूएंस अलाउंस जो एमपीएमएलए को आ रही है वो एग्जाम्प्ट है। सर लेकिन ये एग्जाम्पशन जो है ये 115 बीएससी में अवेलेबल नहीं है। तो डेली अलाउंस, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस ये तभी एग्जाम्प्ट है जब आप ओल्ड स्कीम में है, न्यू स्कीम में ये एग्जाम्पशन मिलने वाला नहीं है। क्लियर है मालिक? चलो इस लिस्ट में वापस आते हैं। क्या गिफ्ट का प्रोविजन हमने डन कर दिया? तो गिफ्ट का प्रोविजन भी डन हो गया। नेक्स्ट आते हैं बेटा कैजुअल इनकम पे। नेक्स्ट कहाँ आते हैं? कैजुअल इनकम पे। आ जाओ मेरे संग। कैजुअल इनकम। सर कैजुअल इनकम 2 तरीके की है, ऑनलाइन ऑफलाइन। पहले हम ऑफलाइन की बात करते हैं। जैसे हमारे लेक्चर 2 तरीके से होते हैं, फेस टू फेस होते हैं पुणे के अंदर में और ऑनलाइन होते हैं पूरे इंडिया के अंदर में। ठीक उसी तरीके से आपकी 2 कैजुअल इनकम हो सकती है, एक फिजिकल और एक हो सकती है ऑनलाइन। सबसे पहले 115 डबल बी के ऊपर आते हैं कैजुअल विनिंग। अब याद रखें यहाँ पे क्या लिखा है,
यहाँ पे लिखा है अगर आपकी कोई विनिंग आ रही है, ये इनकम वर्ड नहीं होना चाहिए, ये वर्ड होना चाहिए विनिंग इज द राइट वर्ड। अगर आपकी विनिंग हो रही है बाय वे ऑफ लॉटरी, हॉर्स रेस, बेटिंग, कार्ड गेम, गेम शो और गेम ऑफ एनी काइंड, अगर आपकी विनिंग हो रही है तो विनिंग टैक्सेबल है, ना कि इनकम। अब आप पूछेंगे कि सर विनिंग और इनकम तो एक ही चीज हुई, अलग अलग थोड़ी नहीं हुई। ना मुन्ना ना, विनिंग और इनकम एक चीज नहीं हुई, विनिंग और इनकम अलग अलग चीज हुई। एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए मैंने 10 रुपए का लॉटरी टिकट खरीदा और इसमें 100 रुपए की विनिंग आई। यस, तो बेसिकली मेरी विनिंग 100 है पर मेरी इनकम 90 है, 10 तो मेरे ही लगे थे ना। यस और नो। बट यहां ध्यान से सुनिएगा, विनिंग टैक्सेबल है, मतलब पूरे 100 के 100 टैक्सेबल है, 10 का डिडक्शन नहीं मिल रहा। दैट मीन्स इसमें से कोई डिडक्शन नहीं मिलता। सेक्शन 58 कहता है कैजुअल इनकम को कंप्यूट करते वक्त जो 10 रुपए आपने लगाए उसका डिडक्शन मिलने वाला नहीं है, और ये इनकम डायरेक्टली टैक्सेबल होती है एट द रेट ऑफ 30%। ये इनकम डायरेक्टली टैक्सेबल है एट द रेट ऑफ 30%, चाहे एसएससी रेसिडेंट हो चाहे एसएससी नॉन रेसिडेंट हो। इस इनकम से 80C टू 80U के डिडक्शन भी नहीं मिलते, ये इनकम विनिंग टैक्सेबल है। क्या कहा मैंने बेटा, ना इसमें से इनकम में से कोई डिडक्शन मिलेगा, ना ही टोटल इनकम से कोई डिडक्शन मिलेगा, ये डायरेक्टली टैक्सेबल है। ये इनकम अगर स्टॉक इन ट्रेड बोल के होल्ड किया है, मान के चलिए लॉटरी अगर आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड थी और वही लग जाती है, तो ये इनकम पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी क्योंकि ये स्टॉक से आने वाला बेनिफिट है। अब इसको एग्जाम में दो तरीके से दिया जाता है, जरा ध्यान से सुनना। इधर देखो, देखो पीएनएल का क्रेडिट दिया होगा आपको, पीएनएल दिया होगा, यहां पे एक आपको दिखता है लॉटरी 5 लाख। ये इनकम आपको अज्यूम करना है ग्रॉस है, आपको पीजीबीपी से लेस करना है, आईएफओएस में ऐड करना है। पीजीबीपी से लेस करना है, आईएफओएस में ऐड करना है, ग्रॉस बेसिस पे टैक्सेबल है। अब कई बार इंस्टीट्यूट क्या करता है, यही पीएनएल में लिख देता है लॉटरी 4,50,000 और यहां लिख देता है टीडीएस 50,000, है ना। मतलब वो बताता है कि इसके ऊपर टीडीएस हुआ कितना, 50,000। वैसे मैं 50,000 का अमाउंट गलत लिख रहा हूँ, चलो एट एक्चुअली लिख देता हूँ। 5 लाख का 30% 1,50,000, ठीक है। सो देखो आपको पीएनएल में क्या दिखेगा, आपको पीएनएल में दिखेगा लॉटरी 3,50,000 और यहां ब्रैकेट में लिखा होगा टीडीएस 1,50,000। अब आपको क्या करना चाहिए, यहां आपको 3 एडजस्टमेंट करनी है जो बाजू में लिखी है। अगर आपको नेट ऑफ टीडीएस दिया है तो सबसे पहले लेस फ्रॉम पीजीबीपी, पीजीबीपी से आप लेस करेंगे, लेकिन कितना, 3,50,000, क्योंकि आपको अगर नेट ऑफ टीडीएस पीएनएल के क्रेडिट में दिया है तो आपका जितना पीएनएल में क्रेडिट है आप उतना ही माइनस करेंगे, आपका जितना पीएनएल में क्रेडिट है आप उतना ही माइनस करेंगे। लेकिन जब आप आईएफओएस में जाएंगे तो आप अपनी इनकम 5 लाख शो करेंगे, बिकॉज ग्रॉस इनकम इज टैक्सेबल। सो अगर आपको अमाउंट नेट ऑफ टीडीएस दिया है तो आपको उसे ग्रॉस अप करना है, अमाउंट रिसीव डिवाइडेड बाय 100 माइनस टीडीएस रेट। फॉर एग्जांपल 3,50,000 डिवाइडेड बाय 70% करिए, 3,50,000 इंटू 70% नहीं, 3,50,000 डिवाइडेड बाय 70% करिए, क्योंकि जो अमाउंट मिला है वो आफ्टर टीडीएस मिला है। तो मालिक अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो आता है बेटा 5 लाख रुपीज, तो आप क्या करेंगे, पूरा 5 लाख रुपीज ही आईएफओएस में लेके जाएंगे। और जब आप टैक्स निकालेंगे, टैक्स में से 1,50,000 आपको क्या करना है, लेस करना है, क्योंकि ये टीडीएस आपका ऑलरेडी हो चुका होगा। तो 3 एडजस्टमेंट करने हैं अगर आपको पीएनएल के क्रेडिट में नेट ऑफ टीडीएस दिखता है तो जरा ध्यान से सुनिए। 3 एडजस्टमेंट आपको करने हैं। एक, आपको सिर्फ लॉटरी लिखा है और ब्रैकेट में कोई टीडीएस करके कुछ नहीं लिखा है, तो आपने पूरी 5 लाख माइनस कर देने की और 5 लाख आईएफओएस में ऐड कर देना। लेकिन अगर आपको पीएनएल के क्रेडिट में क्या दिखा है, नेट ऑफ टीडीएस लिखा है, तो सबसे पहले आपने 350 जितना पीएनएल को क्रेडिट है उतना पीजीबीपी से माइनस करना, आईएफओएस में इंक्लूसिव ऑफ टीडीएस अमाउंट लिखना, और ये जो टीडीएस कटा है वो फाइनल टैक्स लाइबिलिटी में से माइनस करना, वो फाइनल टैक्स लाइबिलिटी में से क्या करना, माइनस करना। आर यू गेटिंग द पॉइंट? याद रखिए, कैजुअल इनकम कंप्यूट करते वक्त, कैजुअल इनकम कंप्यूट करते वक्त कोई डिडक्शन नहीं देना, ना इस इनकम से ना किसी हेड से, याद रखना। यही आते हैं ऑनलाइन गेम्स। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, सर ऑनलाइन गेम्स तो बैन कर दिए गए हैं, पर मान के चलिए अगर किसी ने इलीगली इनकम जनरेट की तो भी तो टैक्सेबिलिटी होगी। अगेन दीज इनकम शैल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30%। कोई एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलेगा, कोई चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं मिलेगा, सेट ऑफ इस इनकम से परमिटेड नहीं है, ना ही कैजुअल इनकम से परमिटेड है, और अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आप इसमें से सेट ऑफ नहीं कर सकते।
इसमें से क्या सर, किसी भी लॉटरी इनकम से या कैजुअल इनकम से आप अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। और ऑनलाइन विनिंग वाले भी टीडीएस डिडक्ट करते हैं 30% से अंडर सेक्शन 194 बी ए। यस और नो मालिक? डन है मालिक? तो यहाँ हमारा कैजुअल इनकम भी क्या होता है, ओवर। मैं वापस आ रहा हूँ 56(2) पे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, गिफ्ट। गिफ्ट के बाद क्या पढ़ा, कैजुअल इनकम, जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी में था। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट आ रहा है हमारा डिविडेंड, जो सीधा नेक्स्ट पेज पे आएगा, डिविडेंड। आइए सर डिविडेंड इनकम की बात कर लेते हैं। सर डिविडेंड, जब भी आपको डिविडेंड मिलता है, याद रखिए सबसे पहली बात, इनकम टैक्स में डिविडेंड ऑल्सो इंक्लूड्स डीम्ड डिविडेंड। तो कंपनीज एक्ट में डिविडेंड सिर्फ कैश में दिया जा सकता है, लेकिन इनकम टैक्स में कैश के अलावा भी डिविडेंड मिलता है। इनकम टैक्स में कैश के अलावा भी क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, जिसको हम कहते हैं डीम्ड डिविडेंड। सबसे पहले डिविडेंड के ऊपर क्या होता है, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो समझ लेते हैं। कंपनी को अब क्या नहीं पे करना पड़ता, डीडीटी पे नहीं करना पड़ता। तो पेयर कंपनी नाउ नॉट लाइबल टू डिडक्ट टैक्स अंडर 115 पर पेयर कंपनी इज लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस अंडर 194। पेयर कंपनी की आज एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी डिविडेंड दे रहे हैं, डिविडेंड पे टीडीएस कौन सा सेक्शन में करेंगे, 194 में कर देंगे, काम खत्म। अगर ये रेसिडेंट को दे रहे हैं, यही अगर नॉन रेसिडेंट को दे रहे हैं, तो 195 में टीडीएस करो और काम खत्म करो। यस, सो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिविडेंड पे टैक्स देने की नहीं है, पर हाँ जिसको डिविडेंड दे रहे हैं उसका टीडीएस काटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, कंपनी के पास, 194 या 195 के अंदर में। दूसरी चीज, कंपनी इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड्स का डिडक्शन ले सकती है। कंपनी ये डिडक्शन ले सकती है इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड्स का, और ये ओल्ड प्लस न्यू स्कीम दोनों में ले सकती है। मतलब ओल्ड प्लस न्यू स्कीम कंपनी के केस में दोनों में भी ले सकती है। मान के चलो अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है, मान के चलो अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है, ये डिविडेंड रिसीव कर रही है एंड डिविडेंड भी पे कर रही है, तो जितना डिविडेंड पे कर रही है बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग आरओआई, दैट इज 1 मंथ प्रायर टू द डेट ऑफ फाइलिंग आरओआई, ये उसका डिडक्शन क्लेम कर सकती है, बीइंग लोअर ऑफ। ये ऐसे नहीं समझेगा, इसके लिए एक एग्जांपल बनाइए यहां। ठीक है, मान लीजिए एक डोमेस्टिक कंपनी है, मान लीजिए एक डोमेस्टिक कंपनी है, ये डिविडेंड रिसीव कर रही है 5 लाख, एट द सेम टाइम ये डिविडेंड पे भी कर रही है, लेट्स से सितंबर 25 के अंदर में एंड जनवरी 26 के अंदर में, 4 लाख। इनको कितना डिडक्शन मिलेगा? अब लॉ पढ़ते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80M कहता है डोमेस्टिक कंपनी को पहले ये डिडक्शन मिलेगा, कितना, जितना डिविडेंड इनने रिसीव किया, दैट इज 5 लाख, और डिविडेंड पेड 1 मंथ प्रायर टू द डेट ऑफ फाइलिंग आरओआई। रिटर्न फाइलिंग डेट क्या है कंपनी के केस में, अक्टूबर। इन्होंने सितंबर तक का कितना पे किया है, 4 लाख। तो डिविडेंड पेड 1 मंथ प्रायर टू द डेट ऑफ फाइलिंग आरओआई, whichever is lower, therefore डिडक्शन कितना मिलेगा बेटा, 5 लाख। डिडक्शन कितना मिलेगा, 5 लाख। पर इतने में ही आपका काम खत्म नहीं होना चाहिए, इंटरलिंकिंग करके पढ़ाता हूं, मजा आएगा, सुनना। डिविडेंड पीएनएल में डेबिटेड होगा, से यस। सबसे पहले पीजीबीपी कंप्यूट करते वक्त ऐड बैक करना, पूछो क्यों, डिविडेंड क्योंकि बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है। तो पीजीबीपी कंप्यूट करते वक्त आपको क्या करना है, ऐड बैक। डोमेस्टिक कंपनी का टोटल इनकम निकालते वक्त आपको लेना है 80M का डिडक्शन अंडर द ओल्ड एज वेल एज न्यू स्कीम। कितना, डिविडेंड रिसीव्ड और डिविडेंड पेड 1 मंथ प्रायर टू द डेट ऑफ फाइलिंग आरओआई, व्हिचएवर इज लोअर। पॉइंट समझ में आया सभी को, हाँ या ना, राइट? तो चलिए वापस से, कंपनी जब भी डिविडेंड देगी, कंपनी को कोई टैक्स पे नहीं करना। हाँ, कंपनी को डिविडेंड के ऊपर टीडीएस करने की जरूरत है 194 या 195 में, डिपेंडिंग अपॉन रेसिडेंट को दे रहे हैं नॉन रेसिडेंट को दे रहे हैं। कंपनी जब भी डिविडेंड पे कर रही है, पीजीबीपी में डिविडेंड ऐड बैक होगा क्योंकि वो बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है, लेकिन टोटल इनकम जब डोमेस्टिक कंपनी की निकालते रहेंगे तो वो इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड्स का डिडक्शन ले सकते हैं 80M के अंदर में, डिविडेंड रिसीव्ड और डिविडेंड पेड 1 मंथ प्रायर टू द डेट ऑफ फाइलिंग आरओआई, व्हिचएवर इज लोअर का। ठीक है मालिक, कंपनी का काम खत्म हुआ। अब आते हैं शेयर होल्डर के ऊपर। शेयर होल्डर का क्या काम, सर
2020 से डिविडेंड किसके हाथ में टैक्सेबल है? शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है। कब टैक्सेबल है? सेक्शन 8 कहता है, कौन कहता है बोलो जल्दी से? सेक्शन 8 कहता है इंटरिम डिविडेंड उस साल टैक्सेबल जिस साल रिसीव हुआ, डीम डिविडेंड उस साल टैक्सेबल जिस साल रिसीव हुआ, फाइनल डिविडेंड उस साल टैक्सेबल जिस साल एजीएम में डिक्लेयर हुआ। फाइनल डिविडेंड क्या कब टैक्सेबल है बेटा? उस साल टैक्सेबल है जिस साल एजीएम में वो क्या हुआ? डिक्लेयर हुआ। ओके, कुछ याद दिलाता हूँ बेसिक से। मैक्सिमम सरचार्ज जो डिविडेंड पे लगता है वो 15% ही हो सकता है, ये हमने बेसिक्स में भी पढ़ा है, राइट। सो डिविडेंड के ऊपर सरचार्ज 15% से ऊपर जाने वाला नहीं है। आपको डिविडेंड इनकम जितनी भी आ रही है उसमें से एक डिडक्शन मिलता है, तो शेयर होल्डर को डिविडेंड का डिडक्शन मिल सकता है। कितना? एक्चुअल इंटरेस्ट पेड और 20% ऑफ डिविडेंड इनकम बिफोर सच डिडक्शन। ओ हो, अब आपके मन में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आएगा, ये लिखा है सेक्शन 57 में कि डिविडेंड इनकम जो आ रही है इससे एक डिडक्शन मिलेगा। कौन सा? एक्चुअल इंटरेस्ट पेड और 20% ऑफ डिविडेंड इनकम विचएवर इज लोअर, विचएवर इज लोअर। अब आप बोलेंगे डिविडेंड में इंटरेस्ट का क्या काम? अच्छे से समझाता हूं। अगर आपने लोन से पैसा उठाया और शेयर में इन्वेस्ट किया तो लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे। दिस इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंडिचर फॉर अर्निंग डिविडेंड इनकम। तो इंटरेस्ट पेड ऑन सच लोन और 20% ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड विचएवर इज लोअर का आपको क्या मिलता है? डिडक्शन मिलता है आउट ऑफ डिविडेंड इनकम। यस, इसके अलावा कोई खर्चे का डिडक्शन आपको मिलने वाला नहीं है। अगर डिविडेंड एनआर ने रिसीव किया तो ये उसके हाथ में भी टैक्सेबल है और उसका टैक्स रेट 115A के हिसाब से 20% रहेगा। और पेयर कंपनी क्या डिडक्ट करेगी? टीडीएस डिडक्ट करेगी सेक्शन 195 के अंदर में। तो अगर मैं पूरा चार्ट बनाने के देखूँ तो कंपनी को सिर्फ बेसिकली क्या करना है? टीडीएस करना है 194 या 195 के अंदर में, करेक्ट। जबकि शेयर होल्डर के हाथ में ये टैक्सेबल रहेगा। टैक्सेबल कौन से रेट पे रहेगा? नॉर्मल स्लैब रेट पे रहेगा। इसके ऊपर सरचार्ज क्या रहेगा? लिमिटेड रहेगा। और क्या इसमें से डिडक्शन मिल सकता है? यस, इसमें से डिडक्शन मिल सकता है। कितना? इंटरेस्ट पेड और 20% ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड विचएवर इज लोअर। गेटिंग द पॉइंट मालिक? ओके, अभी हमने कहा था कि डिविडेंड ऑल्सो इंक्लूड डीम डिविडेंड। डिविडेंड में क्या इंक्लूड होता है? डीम डिविडेंड भी इंक्लूड होता है। अब ये डीम डिविडेंड क्या होता है? देख दोस्त, डीम डिविडेंड 222A से लेकर 222F तक के दिया है। इसमें न्यूएस्ट एडिशन 222F है। पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 222E और 222F ये दोनों इंपॉर्टेंट है। 222E और 222F ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ध्यान से सुन। डीम डिविडेंड क्या होता है? डीम डिविडेंड को भी क्या माना जा रहा है? डीम्ड एज डिविडेंड माना जा रहा है, मतलब इसको भी टैक्स किया जाता है नॉर्मल वे में जैसे डिविडेंड टैक्स होता है। सबसे पहले आता है 222A। ये कहता है अगर कोई भी कंपनी क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रही है? एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। किसको? शेयर होल्डर को। कंपनी एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। किसको? शेयर होल्डर को। तो जितना भी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट है टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वो टैक्सेबल हो जाएगा एज डीम डिविडेंड। समझाता हूं आसान शब्दों में, सुनना। एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंपनी टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, इसे क्या माना जाएगा? डीम डिविडेंड। कितना? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट हैज टू बी टेकन फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड। मान के चलिए शेयर होल्डर को हमने क्या किया? एक 10 लाख रुपीस का एसेट डिस्ट्रीब्यूट किया, बराबर है। और यहां पे आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस है 8 लाख का, तो डीम डिविडेंड कितना बन जाएगा? 8 लाख टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। क्योंकि जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है हम उसी को ही डिविडेंड मानते हैं। अब यहाँ पे कंपनी के एंगल से सोच के देखिएगा, कंपनी अपने अकाउंटिंग में क्या कर रही होगी? कंपनी अपने अकाउंटिंग में 10 लाख का एसेट दे रही होगी, यानी 10 लाख का एसेट कम हो रहा होगा। यहाँ पे रिजर्व कम हो रहा होगा, कितने का? 8 लाख का। तो 8 लाख को डीम डिविडेंड माना जा रहा है। बचे हुए 2 लाख का क्या किया जाएगा? बचे हुए 2 लाख को कैपिटल रिसीट माना जाता है इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। यस और नो? क्या माना जाता है? कैपिटल रिसीट माना जाता है इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। नेक्स्ट आता है 222B। कौन सा सेक्शन आता है मालिक? 222B। अगर कंपनी ने कभी भी अपने शेयर होल्डर को डिबेंचर स्टॉक या डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे दिया तो ये भी क्या माना जाता है? डीम डिविडेंड माना जाता है टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कंपनी क्या करती थी, कई बार शेयर होल्डर को ना डिविडेंड नहीं देती थी,
कई बार शेयर होल्डर को क्या नहीं देती थी, डिविडेंड नहीं देती, क्योंकि शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड क्या होते थे, टैक्स होते थे। तो ये लोग क्या करते थे, बड़ा चालाकी दिखाते थे। ये लोग रिजर्व्स एंड सरप्लस कम करने के बदले ये लोग क्या करते थे, डिबेंचर इशू करते थे, और जितने से डिबेंचर की वैल्यू बढ़ाया उतने से रिजर्व्स एंड सरप्लस कम कर देते थे। अब बैलेंस शीट की ओरिजिनल वैल्यू तो मैच कर गई, पर अल्टीमेटली रिजर्व्स ही रिड्यूस हुए ना, और ये डिबेंचर गए किसको, अल्टीमेटली शेयर होल्डर को। तो उन्होंने बोला भैया अगर शेयर होल्डर को तुम डिबेंचर स्टॉक, डिबेंचर सर्टिफिकेट भी इशू कर रहे हो, ये भी क्या माना जाएगा, डीम डिविडेंड, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें रिजर्व्स ही कम हो रहे हैं, शेयर होल्डर उसके लिए पैसे नहीं दे रहा, तुमने फ्री में उठा के दे दिए। थर्ड 222C, एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू द शेयर होल्डर ऑन इट्स लिक्विडेशन, कंपनी लिक्विडेशन में है। अब ये चीज आपने किससे मैच करनी चाहिए, सेक्शन 46 से भी मैच करनी चाहिए। कैपिटल गेन में एक सेक्शन आता है सेक्शन 46, उसके अंदर से भी ये मैच होता है, जरा ध्यान से सुनना। कंपनी काय में है, लिक्विडेशन में है, ये शेयर होल्डर को क्या उठा के दे देती है, लेट्स से एसेट उठा के दे देती है। 46(1) कहता है देयर इज नो कैपिटल गेन टू कंपनी। सेक्शन 46(1) कहता है कंपनी को कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना अगर वो लिक्विडेशन में एसेट उठा के किसको दे देता है, शेयर होल्डर को दे देता है। तो शेयर होल्डर को अगर वो क्या उठा के दे देता है, एसेट उठा के दे देता है, तो 46(1) कहता है कि कंपनी को कोई कैपिटल गेन टैक्स देने की जरूरत नहीं है। शेयर होल्डर के हाथ में इसे क्या माना जाता है, डीम डिविडेंड माना जाता है। कितना, टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो मान लो एक एसेट उठा के दे दिया 10 लाख का, और रिजर्व्स एंड सरप्लस है कितने के, 8 लाख के, तो डीम डिविडेंड कितना माना जाएगा, 8 लाख। वेट, ये डीम डिविडेंड कौन से सेक्शन में माना जा रहा है, 222C में माना जा रहा है। यहीं पे एक और सेक्शन आता है 46 सबसेक्शन 2, क्योंकि अब लिक्विडेशन में आ रहा है मतलब शेयर एक्सटिंग्विश भी होंगे, लिक्विडेशन में आ रहा है मतलब शेयर एक्सटिंग्विश भी होंगे। अब शेयर एक्सटिंग्विशमेंट पे शेयर होल्डर को तो टैक्स देना ही पड़ेगा। शेयर होल्डर के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या बनेगा, 2 लाख, दैट इज असेट रिसीव्ड माइनस डीम डिविडेंड। असेट की फेयर मार्केट वैल्यू माइनस डीम डिविडेंड, 2 लाख विल बिकेम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो यहां पे दो चीजें आ रही है, आईएफओएस भी आएगा, कैपिटल गेन भी आएगा, लेकिन ये डबल टैक्सेशन नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि जितना आईएफओएस में टैक्स हो रहा है उतना कैपिटल गेन कंप्यूट करते वक्त क्या कर रहे हैं वो लोग, लेस। आर यू गेटिंग द पॉइंट, ये डबल टैक्सेशन नहीं हो रहा। तो ये पॉइंट को वापस समझिए, कंपनी लिक्विडेशन में जब असेट उठा के दे देती है तो सर 222A और C तो सेम है, नहीं सेम नहीं है। 222C तभी लगता है जब लिक्विडेशन होता है, 222A विदाउट लिक्विडेशन भी काम करता है। तो अगर कंपनी ने एसेट उठा के दे दिया 222A, लिक्विडेशन में उठा के दे दिया 222C, कंपनी को इस पर कोई टैक्स नहीं देना। शेयर होल्डर के हाथ में सबसे पहले जितना रिजर्व था उतना क्या माना जाएगा, डीम डिविडेंड, और जितना डीम डिविडेंड कर दिया फेयर मार्केट वैल्यू से डीम डिविडेंड माइनस कर देना, उतना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। क्लियर है मालिक। 222D, any distribution to shareholder on रिडक्शन ऑफ कैपिटल, कैपिटल रिडक्शन के अंदर में शेयर होल्डर को अगर कुछ मिलता है तो इट इज डीम्ड डिविडेंड माना जाता है 222D के अंदर में। पर काम की चीज़ है E और F, है ना। मैं सबसे पहले F पे बात कर लेता हूँ, बायबैक। 1/10/2024 से नया लॉ आया, 1/10/2024 से नया लॉ आया, वो था कि अगर कंपनी कभी भी बायबैक कर रही है तो कंपनी को अब टैक्स देने की जरूरत नहीं है। जितना अमाउंट बायबैक में रिसीव हुआ उतना पूरा शेयर होल्डर के हाथ में आईएफओएस बोल के टैक्सेबल हो जाएगा एज डीम डिविडेंड। सो बायबैक ऑफ शेयर वुड बी ट्रीटेड एज डीम डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। 1/10/2024 से बायबैक किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, और इसमें से कोई डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। ये डीम्ड इनकम से कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। चलिए ध्यान से सुनिए, मान लो विजय ने 100 रुपए के क्या लिए थे, शेयर्स लिए थे। विजय ने क्या किए थे, 100 रुपए के शेयर्स लिए थे। कंपनी ने इसे बायबैक कर लिया एट ₹200। कंपनी ने क्या कर लिया, बायबैक कर लिया 200 में। अब कंपनी को यहाँ पे कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, अब कंपनी को बायबैक पे कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो टैक्स टू कंपनी अपॉन बायबैक। अब आते दूसरी चीज, यहाँ पे शेयर होल्डर को कितने रुपीज मिले, 200 रुपीज मिले होंगे। ये 200 रुपीज पूरा का पूरा आईएफओएस बन जाएगा अंडर सेक्शन 222F। बोलते हैं इसमें से कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये पूरे 200 रुपए जो बायबैक में मिले ये पूरा इनकम माना जाएगा। ये 200 रुपए जो मिल रहे हैं ये पूरा क्या माना जाएगा, बोलो जल्दी से, इनकम माना जाएगा। ये पूरी की पूरी इनकम है। अब आपके मन में सवाल उठेगा, ये 200 रुपए आप इनकम मान रहे हो तब तक के तो ठीक है, जो 100 रुपए मैंने लगाए उसका क्या। भाई अंडरस्टैंड, आप मेरी इनकम को टैक्स करोगे ना। आपने क्या कहा, 200 जितने बायबैक में मिल रहे हैं वो पूरी की पूरी मेरी इनकम है और इसमें से मैं कोई डिडक्शन नहीं ले सकता, तो 100 रुपए जो मैंने लगाए उसका क्या।
लॉ कहता है कि ये जो 100 रुपए आपने लगाए, आप इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ट्रीट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन पीरियड ऑफ होल्डिंग। मतलब ये जितना पैसा बायबैक में मिल रहा है ये पूरी आपके लिए IFOS इनकम बनेगी, और जो आपने 100 रुपए लगाए थे आप इसको लॉस ट्रीट कर लीजिए और जैसे सेट ऑफ करते हैं वैसे सेट ऑफ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस, ये है 222F। तो कम ऑन, बायबैक से रिलेटेड लॉ क्या है? कंपनी को अब बायबैक पे कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, शेयर होल्डर को जितना मिला पूरा टैक्सेबल और इसमें से कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। जो पैसा आपने लगाया था शेयर को खरीदने के लिए वो आपके लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा डिपेंडिंग अपॉन पीरियड ऑफ होल्डिंग, और वो जैसे सेट ऑफ करते हैं वैसे आप सेट ऑफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब आते हैं किसके ऊपर? 222E के ऊपर। 222E ये लॉ सिर्फ प्राइवेट कंपनी के लिए है। ये लॉ सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? प्राइवेट कंपनी के लिए है। अगर कोई लोन्स एंड एडवांस दिया जाता है प्राइवेट कंपनी द्वारा ऐसे शेयर होल्डर को, राइट, जिसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, इसे क्या माना जाता है? डीम्ड डिविडेंड माना जाता है। सो मान के चलिए विजय का एकत्वम के अंदर में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? अगर कंपनी है तो 10% ऑफ वोटिंग राइट, अगर अदर कंसर्न है तो 20% ऑफ वोटिंग या 20% ऑफ प्रॉफिट। यस, सो अगर विजय का एकत्वम के अंदर में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, विजय को एकत्वम से लोन या एडवांस मिलता है, तो ये लोन या एडवांस ही क्या माना जाएगा? डीम्ड डिविडेंड। अब ये पहला प्रोविजन है जहां पढ़ रहे लोन का पैसा ही डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। यस और नो? राइट, ओके। सो इधर देखिए, अक्यूमुलेट मतलब सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हम किसे कहेंगे? सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब है 10% इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड 20% इन अदर कंसर्न। अब ये अदर कंसर्न का क्या लॉ है? मान के चलो प्राइवेट कंपनी एकत्वम ने मुझे लोन एंड एडवांस नहीं दिया, लेकिन मैं किसी फर्म में पार्टनर हूं, उसको दे दिया, और उस पार्टनरशिप फर्म में मेरा मिनिमम होल्डिंग कितना है? 20%। तो जिस फर्म को ये पैसा मिल रहा है उस फर्म के लिए भी ये डीम्ड डिविडेंड ही माना जाएगा। तो एक विजय एकत्वम में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्ड कर रहा है, लेट्स से 11% ऑफ वोटिंग राइट। विजय को अगर मिल रहा है, किसको मिल रहा है बोले जल्दी से? विजय को अगर मिल रहा है तो विजय के लिए ये डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। विजय को ना रिसीव होके ऐसे फर्म में मिल रहा है जिसमें विजय कौन है? पार्टनर, मिनिमम 20% का, उस फर्म को मिल रहा है तो उस फर्म के हाथ में क्या बन जाएगा? डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा। अच्छा, हालांकि किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? जनरल ट्रेड एडवांसेस के ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर आपने जनरल ट्रेड एडवांसेस दिए, कौन से दिए बेटा? जनरल ट्रेड एडवांसेस दिए हैं, मतलब जो ट्रेड एडवांस होते हैं इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तब ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। यस और नो? डीम्ड डिविडेंड डज नॉट इंक्लूड लोन्स एंड एडवांसेस गिवन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, बायबैक, क्योंकि बायबैक के लिए सेपरेट प्रोविजन है, एनी डिविडेंड विच इज treated as deemed dividend under section 222E C और D, इसमें ये डीम्ड डिविडेंड का लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। यहाँ एक अमेंडमेंट आया है, ध्यान से सुनना, यहाँ एक अमेंडमेंट आया है, ध्यान से सुनना। If loans and advance is received from an entity where one of the group entity is a finance company or finance unit operating in IFSC as global or regional corporate treasury center, इनसे अगर रिसीव हुआ है, मतलब मान करके चलो हम किस बारे में बात कर रहे हैं? मान लीजिए एक यूनिट है जो कहाँ सिचुएटेड है? IFSC में सिचुएटेड है। ये विजय को क्या देता है? लोन देता है। ये लोन 222E में कवर नहीं होगा। अगर लोन्स एंड एडवांस रिसीव हुए हैं किससे? फ्रॉम एन एंटिटी जो फाइनेंस कंपनी है या फाइनेंस यूनिट है, पर कहाँ ऑपरेट कर रहे हैं? IFSC में ऑपरेट कर रहे हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में ऑपरेट कर रहे हैं। इनसे अगर लोन्स एंड एडवांस मिलता है तो ये डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। और पेरेंट एंटिटी और प्रिंसिपल एंटिटी ऑफ सच ग्रुप is listed on stock exchange in a foreign country other than the country or territory as specified by CBDT। मान के चलिए ऐसी ग्रुप एंटिटी से मिला, पेरेंट एंटिटी और प्रिंसिपल एंटिटी ऑफ सच अ ग्रुप
इज लिस्टेड, अगर इसी ग्रुप का कोई एंटिटी क्या है फॉरेन में लिस्टेड है, उनसे कोई लोन्स एंड एडवांसेस मिल रहा है, क्योंकि क्या होता है फॉरेन एंटिटी इंडियन एंटिटी को क्या देती है, लोन्स एंड एडवांस देती है, तो वो डीम डिविडेंड नहीं बन जाना चाहिए, वो लोन ही माना जाना चाहिए। तो मान करके चलिए एक फॉरेन, मान के चलिए एक फॉरेन पेरेंट एंटिटी है, ये इंडियन सब्सिडरी एंटिटी को, ये क्या करते हैं दोस्त, ये अपने इंडियन सब्सिडरी एंटिटी को क्या करते हैं, लोन्स एंड एडवांस देते हैं। तो ये लोन्स एंड एडवांस क्या नहीं माने जाएंगे, 222E के अंदर में कवर नहीं किए जाएंगे। एवरीबॉडी आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। सो डीम डिविडेंड में क्या क्या नहीं आता, ट्रेड एडवांस नहीं आते, बायबैक नहीं आता, ऐसी जगह से लोन जिसका यूनिट कहाँ सिचुएटेड है, IFSC में सिचुएटेड है, वो नहीं आते, जिसकी पेरेंट एंटिटी फॉरेन में है उनसे अगर कोई लोन्स एंड एडवांस मिल रहा है तो ये डीम डिविडेंड नहीं माना जाता। हाँ, डीम डिविडेंड कब से चालू हो जाता है, सेक्शन इज एप्लीकेबल एट द टाइम व्हेन लोन इज गिवन इवन इफ द लोन इज रीपेड ड्यूरिंग द ईयर। अब देखिए क्या हो रहा था, तारुलता श्याम का केस क्या है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है तो सुनना, होता क्या था, क्योंकि लोन एंड एडवांस दिया तो ये डीम डिविडेंड माना जाता था, तो लोग क्या करते थे 4-5 अप्रैल को लोन देते थे और 31 मार्च एंड होने से पहले ये लोन की कॉन्ट्रा एंट्री रिवर्स कर देते थे। अब होता ये था लोन साल चालू होने के बाद मिला और साल खत्म होने से पहले क्या हो गया, रिवर्स हो गया, तो बैलेंस शीट में ऐसा कोई लोन गया है ये दिखता ही नहीं था, लेकिन असेसमेंट करने पे पता चलता था कि ये लोन तो दिया गया है। तब सवाल उठा कि लोन तो साल भर में रीपे हो गया, क्या फिर भी डीम डिविडेंड की प्रोविजन लगेगी? तो तारुलता श्याम सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कहता है कि डीम डिविडेंड की जो प्रोविजन है वो कब एप्लीकेबल है, एट द टाइम व्हेन लोन इज गिवन। तो जब लोन दिया तभी 222E एप्लीकेबल हो गया, इट इज इररिलेवेंट कि वो साल भर में रीपे हुआ या नहीं हुआ। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस, ओके। तो ये था मालिक आपका पूरा का पूरा डीम डिविडेंड का प्रोविजन। 56(2) में एक और चीज बची है, जरा आप ध्यान से देखेंगे, फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन के ऊपर आते हैं हम लोग। अब फैमिली पेंशन वाली प्रोविजन क्या थी, फैमिली पेंशन मतलब क्या, देख जीते जी अगर किसी एम्प्लॉय को मिले, चल बेटा लास्ट के कुछ पॉइंट, मन करेगा बंद कर दो, दिल करेगा बस अब नहीं होने वाला, लेकिन अगर आज रुक गया तो ये चार्ट रिविजन कभी नहीं होने वाला, लेकिन 1 घंटा अगर रुक गया, आधी घंटा अपने आप को और मना लिया, तो पूरा चार्ट रिविजन IFOS कंप्लीट करके बाहर निकलेगा। इसीलिए मन कितना भी थक जाए रुकने का नहीं, क्योंकि पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। तो आओ बेटा ध्यान से सुनना, जीते जी अगर एम्प्लॉय को मिल गया हम इसे क्या कहते हैं, फैमिली पेंशन, सॉरी जीते जी एम्प्लॉय को मिल गया तो हम इसे कहते हैं पेंशन, मरने के बाद घर वालों को मिले इसे हम कहते हैं फैमिली पेंशन, है ना। पेंशन कहाँ टैक्सेबल है, सैलरी में, फैमिली पेंशन कहाँ टैक्सेबल है, IFOS में। ऐसे एम्प्लॉय को फैमिली पेंशन मिला जो आर्म्ड फोर्सेज में थे, आर्मी वगैरह में थे, है ना, वहीं डेथ हो गई, इनके घर वालों को फैमिली पेंशन मिल रहा है, क्या ये टैक्सेबल होना चाहिए, नहीं, टोटली एग्जाम्प्ट, है ना। इनको गैलेंट्री अवार्ड मिला है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, है ना, इनके घर वालों को फैमिली पेंशन मिल रहा है, टैक्सेबल होना चाहिए, नहीं, टोटली एग्जाम्प्ट। इसके अलावा अगर किसी को भी फैमिली पेंशन मिल रहा है, लोअर ऑफ फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट, कैसा बेटा, लोअर ऑफ फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट, 1/3 ऑफ पेंशन और 15,000 विच एवर इज लोअर, 1/3 ऑफ पेंशन और 15,000 विच एवर इज लोअर। लेकिन अगर आप 115 BAC ऑप्ट करते हैं तो ये 15,000 25,000 बनेगा, चेक करिए। अगर आप 115 BAC ऑप्ट करते हैं तो ये 15,000 आपके लिए क्या बन जाएगा, बोलो जल्दी से, 25,000 बन जाएगा। क्लियर है मालिक? फैमिली पेंशन भी खत्म हुआ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारी 56 की पूरी लिस्ट खत्म हो गई, कैजुअल भी खत्म, गिफ्ट भी खत्म, डिविडेंड भी खत्म, फैमिली पेंशन भी खत्म, है ना। अब आते हैं IFOS कंप्यूट करते वक्त कुछ डिडक्शन अलाउड नहीं है। कौन से डिडक्शन अलाउड नहीं है, सबसे पहली चीज पर्सनल एक्सपेंसेस, आपको अगर याद होगा तो PGBP में भी पर्सनल एक्सपेंसेस अलाउड नहीं थे। एनी अमाउंट पेड आउटसाइड इंडिया ऑन विच TDS इज नॉट डिडक्टेड, अगर आपने पेमेंट कहाँ किया है, आउटसाइड इंडिया किया है, और ये प्रोविजन आपको है ना PGBP में भी देखने को मिलेगी कि NR को अगर आपने कोई पेमेंट किया और TDS डिडक्ट नहीं किया 100% डिसअलाउ। यस, एनी सम पेड ऑन अकाउंट ऑफ वेल्थ टैक्स नॉट अलाउड, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू कैजुअल इनकम, ये तो अभी हम पढ़ के आए, कैजुअल इनकम से रिलेटेड कोई खर्चे अलाउड नहीं है। प्रोविजन ऑफ 40A शैल अप्लाई मुटाटिस मोटेंडिस, फॉर एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए आपने पे किया किसको, रेसिडेंट को, एंड TDS नॉट डिडक्टेड, तो
तो डिसअलाउंस कितना हो जाएगा 30%। ये हम पीजीबीपी में भी पढ़ते हैं, यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। सो अगर आपने नॉन रेसिडेंट को पे किया विदाउट टीडीएस 100% डिसअलाउ, रेसिडेंट को पे किया विदाउट टीडीएस 30% डिसअलाउ, यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। एट द सेम टाइम 40A का प्रोविजन आपने कैश में पे किया, लेट्स से एक्सीडिंग 10,000, तो ये भी क्या हो जाएगा बॉस, डिसअलाउ। एक सेक्शन है 40A3 करके पीजीबीपी में। 40A3 क्या कहता है, एनी पेमेंट मेड टू अ पर्सन इन अ डे एक्सीडिंग 10,000 और 35,000 अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक, वो भी क्या होता है, डिसअलाउ। तो पीजीबीपी में भी सेम डिसअलाउंस अट्रैक्ट करेगा, आईएफओएस में भी सेम डिसअलाउंस अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है मालिक? हालांकि कुछ डिडक्शन अलाउड है सेक्शन 57, कुछ डिडक्शन बिल्कुल अलाउड है। कौन कौन सा, याद करके देखो। डिविडेंड का तो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया, 20% ऑफ डिविडेंड इनकम और इंटरेस्ट पेड, क्या हमने ये पढ़ा है? यस। जरा ये देखना, ये भी आपने पढ़ा है क्या? फैमिली पेंशन के केस में लोअर ऑफ 1/3 ऑफ पेंशन और 15,000 विच एवर इज लोअर, यही 115 बीएससी ऑप्ट किया तो 25,000, ये भी पढ़ा हुआ लग रहा है। याद करके देखो, इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन एनहांस कंपनसेशन में 50%, ये भी पढ़ा हुआ लग रहा है। ओके। एनी अदर एक्सपेंडिचर होली एंड एक्सक्लूसिवली इनकर्ड फॉर अर्निंग आईएफओएस, आईएफओएस को अर्न करने के लिए आपने कोई इन एक्सपेंडिचर इनकर किया है तो डेफिनेटली आप माइनस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रॉयल्टी इनकम आईएफओएस में टैक्सेबल है, मान को आपको बुक की रॉयल्टी मिली, बुक की रॉयल्टी कहाँ टैक्सेबल है? आईएफओएस में। बुक की रॉयल्टी अगर आईएफओएस में टैक्सेबल है, बुक को छपाने के लिए जो कॉस्ट है वो आप क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। Employees contribution to provident fund, superannuation fund, ESI or any other fund set up for the welfare of employee, अगर आपका एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन आईएफओएस में टैक्सेबल है तो इससे रिलेटेड जो कॉन्ट्रीब्यूशन आप पे कर रहे हैं इट इज अलाउड एज डिडक्शन। रेंटल इनकम प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर की आईएफओएस में आ रही होगी तो उससे रिलेटेड रेवेन्यू रिपेयर्स एंड डेप्रिसिएशन आप यहां से माइनस कर सकते हैं। इज इट डन मालिक? याद रखें 222F में जो डिविडेंड है इससे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, एनीवन? बायबैक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं दोस्त? बायबैक की बात कर रहे हैं। एवरीवन यस और नो? राइट। चलिए एक लास्ट चीज के ऊपर आते हैं हम लोग, टैक्सेबिलिटी ऑफ LIP। एक लास्ट चीज के ऊपर आते हैं, टैक्सेबिलिटी ऑफ LIP। अब इसको ध्यान से समझना, मुझे लगता है कि आप लोगों के अटेम्प्ट में टैक्सेबिलिटी ऑफ LIP पे क्वेश्चन आने के भरपूर चांसेस है ना? कैजुअल इनकम, गिफ्ट, डिविडेंड, टैक्सेबिलिटी ऑफ LIP, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टैक्सेबिलिटी ऑफ LIP है। सेकंड डीम डिविडेंड 222E और F है, फिर गिफ्ट है। ये मैं इस सीक्वेंस में ही डाल रहा हूं। अब सुनिए, इसको जरा ध्यान से सुनिए। हर साल विजय LIP या लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करता होगा तो हर साल विजय को डिडक्शन मिल जाता होगा 80C में, इफ उसने ओल्ड स्कीम ऑप्ट करी होगी तो, क्योंकि 80C का डिडक्शन सिर्फ ओल्ड स्कीम में मिलता, न्यू स्कीम में मिलता नहीं है। तो विजय हर साल जो प्रीमियम पे करता होगा विजय को हर साल 80C में डिडक्शन मिल जाता होगा। से यस। LIP से कई सालों बाद पेमेंट आएगा। आपको तो याद है ना, LIC जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, जैसे हमारे लेक्चर आपके लिए चलते हैं एग्जाम के पहले भी और एग्जाम के बाद भी, ठीक उसी तरीके से LIC भी का भी काम है। अब देख दोस्त हुआ क्या, देखो पता है, देख दोस्त हुआ क्या, देखो पता है, आप जो हर साल LIC को प्रीमियम पे कर रहे हो आपको डिडक्शन मिल जाएगा, दैट टू अंडर द ओल्ड स्कीम। अब LIC में मरने के बाद जो पेमेंट आया क्या वो टैक्सेबल है? तो मैं आपको बता दूं दोस्त, मरने के बाद आपको मिले या आपको तो मिल नहीं सकता ऑब्वियसली, आपके अकाउंट में आ सकता है या आपके घर वालों को मिल जाए वो पैसा, ये टोटली एग्जम्प्ट है। एनी सम रिसीव्ड अपॉन डेथ इज टोटली एग्जम्प्ट इररिस्पेक्टिव आपने प्रीमियम कितना पे किया। तो LIC से अगर आपको अमाउंट आया है ना, बेसिकली मरने के बाद घर वालों को पैसा मिला तो जितना भी पैसा मिला वो टोटली एग्जम्प्ट है। मरने के बाद घर वालों को पैसा मिला तो वो टोटली एग्जम्प्ट है। क्लियर है मालिक? मान लो मरे ही नहीं, आप जिंदा रह गए, है ना, कि कईयों ने दुआ की थी कि तुम मर जाओ पर तुम फिर भी उनकी दुआ कबूल ना कर पाए और तुम जिंदा रह गए। तो एक डेट होगी जब LIC ने बोला होगा, तुमने डिसाइड किया होगा कि भैया मैं इस साल में मर जाऊंगा, तुम जिंदा रह गए, अभी हम जिंदा हैं। तो अगर यार आप ये बोल दिए कि अभी हम जिंदा हैं बोल करके आप जिंदा रह गए, ये पैसा अब आपको मिलेगा रादर देन आपके घर वालों को। घर वालों को मिलता मरने के बाद टोटली एग्जम्प्ट, अब आप जिंदा रह गए और आपको पैसा मिला, सवाल उठता है क्या ये टैक्सेबल होगा या एग्जम्प्ट होगा?
ये डिपेंड करता है दोस्त आपने पॉलिसी कब ली थी और कंडीशन 1010D की सेटिस्फाई की क्या, क्योंकि लॉ कहता है इफ कंडीशन ऑफ 1010D इज सेटिस्फाइड तो ये पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट है इंक्लूडिंग द बोनस अमाउंट, और अगर 1010D सेटिस्फाई नहीं होती तो ये टैक्सेबल है इन IFOS एट नॉर्मल स्लैब रेट। अब आप ये पूछेंगे वापस से, विजय हर साल प्रीमियम पे कर रहा है, विजय को क्या मिलेगा, ATC में डिडक्शन मिल जाएगा। LIC से फाइनल अमाउंट विजय के घर वालों को मिला, टोटली एग्जाम। विजय को जितने में मिला 2 पॉइंट, 1010D सेटिस्फाइड, 1010D नॉट सेटिस्फाइड। अगर 1010D सेटिस्फाइड है विजय के हाथ में भी पूरा एग्जाम, अगर 1010D सेटिस्फाइड नहीं है तो IFOS में टैक्सेबल, 1010D सेटिस्फाइड नहीं है तो IFOS में टैक्सेबल। अब सवाल ये उठता है पहले 1010D क्या है वो पता करना पड़ेगा, तो आओ जल्दी 1010D का कंडीशन। 1010D बोलता है, ध्यान से सुनना, 1010D बोलता है कि भाई साहब प्रीमियम जो है ना वो इस तरीके से ही पे करना है तो एग्जम्पशन मिलेगा। सबसे पहले पॉलिसी इशू डेट पे फोकस करो। अगर आपकी पॉलिसी इशू डेट 2003 के पहले की है, पॉलिसी इशू डेट 2003 के पहले की है, जितना सम रिसीव हो रहा है पूरा एग्जम्प्ट, इररिस्पेक्टिव आपने प्रीमियम कितना पे किया। सो अगर पॉलिसी इशू डेट, वापस से बोलो, पॉलिसी इशू डेट कितने से पहले की है, 2003 के पहले की है, तो जितना अमाउंट आपने पे किया पूरा का पूरा एग्जाम, जितना अमाउंट आपने पे किया पूरा का पूरा एग्जाम। पॉलिसी 2003 के बाद और 2012 के पहले की है, पॉलिसी अगर 2003 के बाद और 2012 के पहले की है, द प्रीमियम पे टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ सम अश्योर्ड, आपका जो प्रीमियम है 20% ऑफ सम अश्योर्ड के ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेट मी गिव एन एग्जांपल। मान लीजिए आपने पॉलिसी जो ली थी ये ली थी 2010 में, ठीक है, आपका सम अश्योर्ड था 2 लाख, आपने प्रीमियम कुछ इस तरह से पे किया, आपने प्रीमियम पे किया 30,000, आपने प्रीमियम पे किया 90,000। अब समझना क्या हुआ, आपका पॉलिसी इशू डेट क्या था 2010, सम अश्योर्ड कितना था 2 लाख, पॉलिसी का फर्स्ट पेमेंट कितने का किया आपने 30,000, बराबर है। अगर पॉलिसी 2010 में ली है मतलब 2 लाख इंटू 20% तक का प्रीमियम आप पे कर सकते थे, कितना होता था वो 40,000। क्या आपका प्रीमियम 40,000 से ऊपर जा रहा है क्या, नहीं। तो जो भी आपको फाइनल सम मिलेगा दैट इज 2 लाख प्लस बोनस, ये टोटली क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट, क्योंकि आपने जो प्रीमियम पे किया वो 20% ऑफ सम अश्योर्ड के ऊपर नहीं गया। यही आपने प्रीमियम पे किया 90,000 का, क्या आपका प्रीमियम 20% ऑफ सम अश्योर्ड के ऊपर चला गया, तो यो 2 लाख प्लस बोनस मिल रहा है, ये टैक्सेबल हो जाएगा। कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा, IFOS में टैक्सेबल हो जाएगा। तो IFOS में अगर आपको अमाउंट एग्जम्प्ट करवानी है तो आपको प्रीमियम एक परसेंटेज के ऊपर नहीं देना, वो परसेंटेज किस पे डिपेंड करेगा, पॉलिसी इशू की डेट क्या है। सो अगर पॉलिसी इशू डेट 2003 से पहले की है, आपने कितना भी प्रीमियम पे किया टोटली एग्जम्प्ट। पॉलिसी इशू डेट 2003 से 2012 की है, तो प्रीमियम आपका कितने से ऊपर नहीं होना चाहिए था, 20% ऑफ सम अश्योर्ड के ऊपर नहीं होना चाहिए था। प्रीमियम आपका कितने से ऊपर नहीं होना चाहिए था, 20% ऑफ सम अश्योर्ड के ऊपर नहीं होना चाहिए था। अब आप जवाब देंगे, पॉलिसी अगर 2012 से 2013 की है, ये 20% बिकेम 10% ऑफ सम अश्योर्ड, ठीक है। मान के चलिए मैंने पॉलिसी निकाली इन द ईयर 2012 दिसंबर के अंदर में, सम अश्योर्ड है मेरा 5 लाख रुपीस, मैंने प्रीमियम पे किया 40,000, बताइए फाइनल अमाउंट टैक्सेबल या एग्जम्प्ट, फाइनल अमाउंट टैक्सेबल या एग्जम्प्ट, बिल्कुल सही, पूरा का पूरा एग्जम्प्ट। व्हाई, बिकॉज द प्रीमियम पेड डज नॉट एक्सीड 10% ऑफ सम अश्योर्ड। यही मैंने प्रीमियम पे कर दिया 60,000 का, अब मुझे बताइए क्या मेरा प्रीमियम 10% ऑफ सम अश्योर्ड के ऊपर चला गया, यस, तो मेरे को जितना फाइनल अमाउंट आएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा, IFOS में। पॉइंट समझ में आ रहा है सभी को, हाँ या ना। यानी आपका 1010D का एग्जम्पशन काय पे डिपेंड करता है, पॉलिसी इशू डेट पे डिपेंड करता है। तो पॉलिसी इशू डेट 2003 के पहले की है, रिवीजन नंबर 3, पॉलिसी इशू डेट 2003 के पहले की है, सब एग्जाम 2003 से 2012 प्रीमियम शुड नॉट एक्सीड 20% ऑफ सम अश्योर्ड, 2012 से 2013 प्रीमियम शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ सम अश्योर्ड, 2013 के बाद नॉर्मल एसएससी 10% ऑफ सम अश्योर्ड, पर्सन विद डिसेबिलिटी 15% ऑफ सम अश्योर्ड। तो 2013 के बाद आपका जो प्रीमियम है नॉर्मल एसएससी के लिए 10% ऑफ सम अश्योर्ड के ऊपर नहीं होना चाहिए, और हैंडीकैप एसएससी के लिए 15% ऑफ सम अश्योर्ड के ऊपर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान के चलिए
आपने पॉलिसी ली 2014 में, ठीक है, सम अश्योर्ड है 8 लाख रुपीज, आपने प्रीमियम पे किया 70,000, बताइए टैक्सेबल या एग्जाम्प्ट? फाइनल समझो 8 लाख रुपए मिलेंगे प्लस बोनस, वो टैक्सेबल या एग्जाम्प्ट? ये पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रीमियम साल में कितने से ऊपर नहीं गया, 10% ऑफ सम अश्योर्ड के ऊपर नहीं गया। यही प्रीमियम 1,70,000 हो जाता तो जो फाइनल सम मिलता 8 लाख प्लस बोनस, वो क्या हो जाता? टैक्सेबल हो जाता, क्योंकि आपका प्रीमियम 10% ऑफ सम अश्योर्ड के ऊपर चले गया। टैक्सेबल हुआ तो कहाँ टैक्सेबल होगा? आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। टैक्सेबल हुआ तो कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा? आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है? यही नॉर्मल एसएससी के लिए है। यही अगर हैंडीकैप एसएससी होता, 10% की जगह हम क्या क्राइटेरिया देख रहे होते? 15% का क्राइटेरिया देख रहे होते। आर यू गेटिंग द पॉइंट? पॉलिसी अगर 2023 के बाद ली है, पॉलिसी इज इशूड आफ्टर 2023, कम ऑन, पॉलिसी अगर 2023 के बाद की ली है, नॉर्मल एसएससी 10%, हैंडीकैप एसएससी 15% का क्राइटेरिया तो है ही, पर आपका प्रीमियम पेबल 5 लाख से ऊपर भी नहीं होना चाहिए। मतलब परसेंटेज का तो क्राइटेरिया है ही, लेकिन अमाउंट वाइज भी क्राइटेरिया है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। अंडरस्टैंड? आपने पॉलिसी ली 2024 के अंदर में, सम अश्योर्ड है आपका 15 लाख, सम अश्योर्ड कितना है? 15 लाख। आपने प्रीमियम पे किया दोस्त 8 लाख का, सॉरी, आपने प्रीमियम पे किया, ठीक है, आपने प्रीमियम पे किया, कितना पे किया? लेट्स से आपने प्रीमियम पे किया 80,000 का, बताइए टैक्सेबल या एग्जाम्प्ट? टैक्सेबल या एग्जाम्प्ट? सर टोटली एग्जाम्प्ट। क्यों एग्जाम्प्ट? क्योंकि प्रीमियम 10% ऑफ सम अश्योर्ड के ऊपर नहीं जा रहा। चलो एग्जाम्पल को और थोड़ा सा चेंज करते हैं। मान के चलिए आपने पॉलिसी ली 2024 में, सम एश्योर्ड हो गया आपका 1.5 करोड़, ठीक, आपने प्रीमियम पे किया 8 लाख। अब बताइए फाइनल सम जो 1.5 करोड़ मिलेगा प्लस बोनस, वो टैक्सेबल या एग्जाम्प्ट? सुनिए, अगर मैं 1.5 करोड़ का 10% देखूं तो वो आता है 15 लाख। तो आई एम बिलो 10%, बट डू आई एक्सीड 5 लाख? हेंस ये क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। मतलब परसेंटेज का तो लिमिट सेटिस्फाई करना ही है, अमाउंट का लिमिट भी सेटिस्फाई करना है अगर पॉलिसी 2023 के बाद की होगी तो। समझ में आ रही है बात? चलो वापस से 1 2 3 गो। LIC का पूरा क्लॉज वापस से पढ़ रहे हैं। विजय हर साल प्रीमियम पे कर रहा है, विजय को 80C में डिडक्शन मिल जाएगा, दैट टू अंडर द ओल्ड स्कीम, दैट टू अंडर द ओल्ड स्कीम। दूसरा, LIC का फाइनल अमाउंट क्या है बेटा? एग्जम्प्ट है। अगर मरने के बाद विजय के घर वालों को मिले तो वो टोटली क्या है? एग्जम्प्ट, चाहे वैल्यू कुछ भी हो, प्रीमियम कितना भी दिया हो। जीते जी अगर मिले, जीते जी अगर मिले तो डिपेंड करता है पॉलिसी इशू डेट क्या है। 1010D satisfied, 1010D not satisfied, 1010D satisfied whole amount exempt including bonus, 1010D not satisfied taxable in IFOS। अब ध्यान से सुनना, प्रोविजन खत्म नहीं हुई है, बस 15 मिनट और सुन। सर 1010D की कंडीशन क्या है? पॉलिसी 2003 के पहले लिया, कोई भी प्रीमियम पे किया, टोटली एग्जाम। 2003 से 2012 के लिए कितना परसेंट है? 20% ऑफ सम अश्योर्ड। 2012 2013 10% ऑफ सम अश्योर्ड। 2013 के बाद 10% फॉर नॉर्मल, 15% फॉर हैंडीकैप। 2023 के बाद की पॉलिसी 10-15 तो है ही, मैक्सिमम अमाउंट कितना है? 5 लाख। ओके, अब यहाँ पे मैं तेरे को एक और एग्जांपल देता हूँ, सुन। विजय की ना 3 पॉलिसी थी। विजय की कितनी पॉलिसी थी? 3। पॉलिसी 1, पॉलिसी 2, पॉलिसी 3, ठीक है। प्रीमियम कुछ इस प्रकार का था, 2 लाख 2 लाख 2 लाख। प्रीमियम कितना था? 2 लाख 2 लाख 2 लाख। अब विजय का सम अश्योर्ड जो था, विजय का जो सम अश्योर्ड था वो था 3 लाख 3 लाख 3 लाख। और पॉलिसी इशू डेट जो थी वो तीनों की थी 2024 की।
अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, हम 10% ऑफ सम अश्योर्ड के अंदर तो है, पर एग्रीगेट अमाउंट के अंदर में नहीं बैठ रहे हम, तो क्या एग्जम्पशन मिलेगा? एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। या उन पॉलिसी को एग्जम्पशन मिल सकता है जिनकी एग्रीगेट प्रीमियम 10% से कम है। तो आंसर आता है आप उन पॉलिसी का एग्जम्पशन ले सकते हो जिनका एग्रीगेट प्रीमियम 10% एंड 5 लाख से कम है। मतलब इस केस में विजय कोई भी दो पॉलिसी का एग्जम्पशन यहाँ पे क्लेम कर सकता है जिनका एग्रीगेट प्रीमियम कितने से कम है? 5 लाख से कम है। उन दो का एग्जम्पशन क्लेम कर लेगा, बचे हुए तीसरे को क्या कर देगा? वो टैक्स में लेके आएगा। तो यहाँ पे लेट से 1 और 2 हम एग्जम्प्ट कर सकते हैं। तीसरे का जो फाइनल सम है 3 लाख अलॉन्ग विद बोनस, ये क्या आ जाएंगे? टैक्स में आ जाएंगे। पर आता है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन। अब जब से ये तो कह रहे हैं कि अगर मैंने कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी 10%, 15% या 5 लाख वाली, तो फाइनल सम टैक्सेबल हो जाएगा। पर टैक्सेबल कितना होगा? आपने बोला सम इंक्लूडिंग बोनस, ये टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब जो मेरे को फाइनल अमाउंट मिल रही है प्लस बोनस, ये क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। पर मेरा एक क्वेश्चन है, आप मेरे को फाइनल सम प्लस बोनस टैक्स तो कर रहे हैं, व्हाट अबाउट द प्रीमियम आई पेड? भैया वो मेरे लिए तो कॉस्ट थी ना। फिर अगर आप मेरी इनकम को टैक्स कर रहे हैं तो इतने साल जो मैंने प्रीमियम पे किया वो तो मेरी कॉस्ट थी ना। अब आप बोलोगे सर उसका तो डिडक्शन मिल गया, डिडक्शन तो मेरे को वैसे भी मिल रहा था, पर मेरी कॉस्ट भी तो मानोगे आप। इनकम निकालते वक्त कॉस्ट मानोगे नहीं मानोगे? तो कॉस्ट क्या कंसिडर होगा? देखिए टैक्सेबल तो होगा, टैक्सेबल कितना होगा? यस इट इज टैक्सेबल, पर टैक्सेबल कितना होगा? ध्यान से सुनना, यहां लिखना टैक्सेबल इज इक्वल टू ए माइनस बी। टैक्सेबल कितना होगा? टैक्सेबल इज इक्वल टू ए माइनस बी। ए क्या है? सम रिसीव्ड। बी क्या है? माइनस सम पेड। मतलब बेसिकली इट इज नॉट द होल अमाउंट विच इज रिसीव्ड इंक्लूडिंग बोनस विच इज टैक्सेबल। आपने जितना प्रीमियम पे किया है वो भी माइनस होगा। सो इट इज द नेट इनकम फ्रॉम LIP विच इज टैक्सेबल। और TDS भी उसी पे कटता है, नेट इनकम पे। TDS भी उसी पे कटता है, काय पे बेटा? नेट इनकम पे। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसा देगी वो TDS कट करेगी 194 DA के अंदर में। वो TDS कट करेगी 194 DA के अंदर में। और मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ कि आपके अटेम्प्ट में ये आ सकता है, क्यों इतना टाइम मैंने पूरे चार्टर विजन में सबसे ज़्यादा टाइम इस पर इन्वेस्ट किया? क्योंकि यहाँ 194 DA में अमेंडमेंट हुआ है TDS में। 194 DA में TDS में अमेंडमेंट हुआ है। पहले जहाँ 5% था अब वो 2% हो गया है। 2% ऑफ व्हाट? TDS इज 2% ऑफ सम रिसीव्ड माइनस सम पेड। तो जितना इनकम आपकी टैक्सेबल होती है TDS भी उतने ही अमाउंट पे होता है, पर 2% होता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। तो आपको क्या करेंगे, आपको एक इंटरलिंकिंग वाला क्वेश्चन पूछेंगे। पहले पूछेंगे कि विजय को क्या मिलेगा, आपको बताना है विजय को 80C में डिडक्शन मिलेगा। फिर आपको पूछेंगे कि भैया यहाँ से जो सम आ रहा है वो टैक्सेबल है क्या, तो आपको बताना पड़ेगा 1010D सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। 1010D सेटिस्फाई हो रहा है पूरा एग्जाम, 1010D सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो ये टैक्सेबल है, पर टैक्सेबल कितना है? जितना सम रिसीव्ड हुआ माइनस सम पेड। और सामने वाली कंपनी मेरे को पेमेंट करते वक्त क्या काटेगी? TDS, क्योंकि अब मेरे हाथ में सम क्या है? टैक्सेबल। यानी क्या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, अगर जो सम मिल रहा है वो विजय के हाथ में एग्जम्प्ट है तो सामने वाली कंपनी को TDS कट करने की जरूरत नहीं है। यानी क्या इसी का ये मतलब भी हुआ कि इफ द अमाउंट इज एग्जम्प्ट अंडर 1010D द पेयर कंपनी विल नॉट डिडक्ट TDS। ये चीज क्रॉस लिंकिंग कर लेना TDS में, यही चीज क्या कर लेना? क्रॉस लिंकिंग कर लेना। कहाँ बेटा? TDS में। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सर हमारा आखिर में खत्म हुआ। तो जी हाँ मालिक, सोचो इतना बड़ा प्रोविजन था फाइनल लेवल के ऊपर ना। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है जितने क्वेश्चन आप ज़्यादा सॉल्व करेंगे, जितना डीप में जाएंगे उतना अच्छा होने वाला है, क्योंकि इतने से काम नहीं होता। हाँ, रिवीजन में हमने सब कुछ कंप्लीट कर दिया। अगर आप इधर देखेंगे, एक मिनट रुकना, तो यहाँ पे पेज नंबर 3 पे जो मैं आपको सारे एग्जाम्पल्स अभी दे रहा था, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं, येस और नो। और ये जो बायबैक वाला प्रोविज़न है जो हमने अभी ऊपर बनाया उसको यहाँ हम लोगों ने ला करके लिखा हुआ है। तो बायबैक वाला प्रोविज़न यहाँ पे एग्जैक्टली कंप्लीट हो जा रहा है। यहाँ पे एक अमेंडमेंट आया है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। एनी अमाउंट रिसीव्ड इंक्लूडिंग बोनस ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज इशूड बाय IFSC इंश्योरेंस ऑफिस or upon death of person shall be exempt without the condition related to the maximum premium payable। यानी क्या?
अगर मान करके चलिए आईएफएससी इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू कोई पॉलिसी इशू हुई है तो जितना अमाउंट रिसीव हो रहा है वो पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट होगा, चाहे प्रीमियम कितना भी पे हुआ हो। तो आईएफएससी इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू अगर आया है, जितना प्रीमियम पे हो रहा है 1010D में जो कंडीशन लिखी है वो एप्लीकेबल नहीं है, वो पूरा का पूरा क्या होने वाला है, एग्जाम्प्ट होने वाला है। बाकी हम लोगों ने चार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है और यहाँ आपका एक हेड IFOS का भी चार्ट रिवीजन कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारे CA फाइनल CMA फाइनल चार्ट रिवीजन में बने रहिए और दूसरे टॉपिक इंटरनेशनल टैक्स के भी हम लोग अपलोड करने वाले हैं। पूरा डिटेल चार्ट रिवीजन आने वाला है। अगर ये आपको वैल्यू ऐड कर रहा है तो अपने दोस्तों को भी जरूर भेजिए ताकि वो फटाफट रिवीजन कर ले। यस, सी यू इन द नेक्स्ट चार्ट रिवीजन। बाय बाय एंड टेक केयर मालिक।